फेसबुक ले स्टार्टेड गुरुजी। धन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। जैसे गुरुकुल शिक्षा को हम समझते जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पष्टीकरण कुछ कुछ होता जाता है कि पहले कुछ भ्रांतियां हो, पहले कुछ प्रश्न हो, तो उसका समाधान देने का हम प्रयत्न करते हैं। संस्कृति गुरुकुल का तो एडमिशन के लिए क्या है, कैसे आ सकते, कैसे, वो तो एक अलग बात है, उसका तो हम आपको बता ही देते हैं। लेकिन मुख्य विषय ये है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को जितना हम अच्छी तरह से समझेंगे, उतना ये शिक्षा व्यवस्था पर कार्य कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत कुछ विषयों का अभ्यास चाहिए, बहुत कुछ विषयों में गहनता चाहिए, तभी ये कार्य हो पाएगा। इसके लिए कम लोग समर्थ हो पाते हैं ऐसे कार्य करने। तो उसका हम एक बौद्धिक जो विचार वाले, बौद्धिकता जिसके पास है, सामर्थ्य है बौद्धिक, ऐसे लोगों को प्रयत्न करते हैं जोड़ा जाए, वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को समझ ले और उसके बाद कुछ काम शुरू करे, ताकि बच्चों को हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था दे पाए। तो ये बहुत बड़ी आज के समय पर चुनौती है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा को देना दिन प्रतिदिन आज कठिन होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उतना उतना विपरीत वातावरण तैयार होता है समाज पर, परिवार पर। और मूल शिक्षा जो थी वो किस लिए थी और क्यों थी, वो हेतु ही शिक्षा का चला गया है। कुछ भी शिक्षा का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रहा है, और गुरुकुल में भी जो चला भी रहे हैं वो भी बहुत बड़े लक्ष्य के साथ चलाते हो ऐसा नहीं दिखता है। तो इसके लिए बहुत आवश्यकता इस कार्य की है, अभी युग का ये कार्य है ऐसा हम कह सकते हैं, जो गुरुजी ने किया है। तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से गुरुकुल व्यवस्था को। उसमें मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो बहुत लोगों के प्रश्न है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, ताकि लोगों की मानसिकता हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से पता चले। आप प्रश्न करें, पिछली बार लोगों ने प्रश्न किया था, तो वो एक हम उसका बहुत मतलब प्रयत्न करते हैं, इस तरह से हम लोगों की भी मानसिकता समझ पाए। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कौन से विषय है, वो सभी यहाँ स्पष्ट होता है। बहुत सारे विषय जरूरी नहीं है आपको कोर्स का हम दे दे मटेरियल और आपको समझ में आ जाए। तो आपको यही ऐसी ही तरह से समझना पड़ेगा कि न्याय दर्शन क्या है, आयुर्वेद क्या है, खास करके उपनिषद क्या है, उसका क्या महत्व है। क्योंकि लोगों को तो जितना ही क्षमता होती है उसी तरह से वो समझ पाते हैं। कुछ बातें वो नहीं समझ पाते, इसके लिए हम पूरा यहाँ मटेरियल देते हैं कोर्स का, जो 7 साल का अभ्यासक्रम हमारा संस्कृति गुरुकुल का पूज्य गुरुजी ने बनाया है। और उसके हिसाब से हम प्रयत्न करते हैं कि वो बच्चे को व्यवस्थित रूप से इसकी शिक्षा दी जाए। दूसरी तरफ माता पिता गुरुकुल के अनुकूल वातावरण करने का प्रयत्न करे, ताकि बच्चा यदि गुरुकुल से बाहर निकले तो अजनबी नहीं लगना चाहिए, वो एक एलियन नहीं लगना चाहिए कि दूसरे ग्रह से कोई आया है। तो लोग को की स्वीकृति इतनी होनी चाहिए कि उसका एक आदर होना चाहिए, उसका एक मान होना चाहिए, उसका एक स्टेटस होना चाहिए। तो इसके लिए समाज में ऐसा वातावरण होगा तो ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम ये प्रयत्न करते, ये वातावरण बनाने का समाज में से, कि ऐसा वातावरण समाज में बन पाएगा कि गुरुकुल का आचार्य आदर्श बन सके, वो एक किंग मेकर बन सके, एक लीडर बन सके, तो समाज में बहुत बड़े परिवर्तनों की संभावना आ जाएगी। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ सामर्थ्य रखकर यदि कुछ करता है तो वो कार्य अलग ही होता है। सामर्थ्य रखे बिना हम जब कुछ कार्य करते हैं और सामर्थ्य रखकर कुछ कार्य करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और सामर्थ्य अर्जित करने के लिए गुरुकुल की शिक्षा है। तो ये एक बहुत महत्व की बात है। चाणक्य का इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है। जब देश में शायद भारत ही नहीं होता यदि चाणक्य न होते, तो उस समय तो आपको पता है कि सिकंदर जैसा महारथी, आज का अमेरिका उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा वो
योद्धा, और वो जब भारत में आया, सभी राष्ट्रों से वो विजयी होता होता आया, भारत में वो अपनी मनमानी नहीं कर सका। चाणक्य ने उसके लिए बहुत ही सोच समझकर उसका सामना कैसे किया जाए, किस तरह से रणनीति हो, उसकी तैयारी करती थी। और चाणक्य तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य, साथ साथ में गुरुकुल के आचार्य, विद्यार्थियों के घड़तर में उसका बहुत महत्व का रोल चाणक्य का रहा। इसके लिए आचार्य का कोई आदर्श स्वरूप देखना हो तो वो चाणक्य के रूप में देख सकते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में गुरुकुल का क्या प्रदान होता है और वो कितना अपने आप में संकल्पबद्ध और कटिबद्ध होता है, वो चाणक्य के उदाहरण से हम देख सकते हैं। हमने चाणक्य का एक स्वरूप सीरियलों में देखा है, लेकिन वो बहुत कुछ उसमें झूठी बातें, विकृत बातें भी है। जो यथार्थ चाणक्य तो गुरुकुल का आचार्य था, उसको क्रोधी रूप में देखा है, प्रेम से पढ़ाए हुए कभी बताया नहीं है सीरियल वालों ने, क्योंकि उसको तो लड़ाई झगड़े में रस होता है, टीआरपी तो ही होती है, जो वो कुछ ऐसा षड्यंत्र करता है बताता है तो ही। लेकिन उसका आदर्श चरित्र ऐसा था कि वो एक आचार्य था, और उसने जो शिष्य भी तैयार किया था चंद्रगुप्त का, उसकी भी रमणीय कहानी है कि किस तरह से आचार्य की एक दृष्टि होती है कि बच्चे में क्या गुण है और वो क्या बन सकता है, उसकी संभावना को जो परखने की शक्ति होती है वो अपेक्षित होती है गुरुकुल से। उसकी क्या शक्ति है और उसकी शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। हम ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को भी ढूंढते रहते हैं कि जिसके पास शक्ति है कार्य करने की और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो कोई भी प्रकार के स्वार्थ के बिना हम उसकी शक्ति से अच्छा हो पाता, ऐसा हम करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। उसको यहाँ पर एक साहस करते हैं कि उसको यहाँ पर रखे सके, उसको कुछ ना कुछ वो आचार्य न बन सके तो कुछ वो अपने स्तर से ऊपर उठ सके, ऐसा विधान करते हैं। तो ये हमारी निरंतर खोज गुरुजी के समय से गुरुजी ने रखी कि अच्छे से अच्छे विद्यार्थी को कैसे यहाँ लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों का शरीर ही चलाना है ऐसा नहीं, इसके लिए बहुत आश्रम है। विद्यार्थी के 7 साल निकल जाएंगे, 10 भी निकल जाएंगे, 15 भी निकल जाएंगे। भोजन देते हो, अच्छा भोजन देते हो, हमारे से प्रायः सभी गुरुकुलों में भोजन अच्छा होता है, लेकिन यहाँ ये पर्पस नहीं है भोजन का, कमी भी नहीं है। उस तरह से उसको मिठाई खिलाकर सुलाकर उसको अट्टा कट्टा बनाकर भी भेजेंगे, इस तरह का भी यहाँ कोई प्रावधान नहीं। तप प्रधान है, विद्या प्रधान है यहाँ पर। तो इस तरह का अन्न का विचार, आहार का विचार जो गुरुजी ने दिया है वो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, और बहुत मननीय बात है ये। और ये प्राण निकल गए आज शिक्षा व्यवस्था में। मुझे दुख होता है, बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास मुझे जाना होता है, बहुत लोग मुझे ले जाते, यहाँ सेठ आते हैं, वो हमको भी मानते हैं और स्वामी जी बहुत सारे मंडलेश्वर को सन्यासियों की मानते हैं। हम जाते वहां पर, उनकी बातें देखते हैं, उनको कहते कि आयुर्वेद पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं, ये सब कुछ है। मैक्सिमम मेरे साथ वो 3 से 4 मिनट तक बात करते हैं, उसके बाद वो उसके पास बातें करने में लग जाते हैं कि कहाँ जमीन खाली है, कहाँ कितना भाव है। और दुख होता है कि इतने बड़े सन्यासी के पास जाकर भी मुझे वेदांत की या कोई भी प्रकार की ऐसे शास्त्रों की, गुरुकुल की कहीं चर्चा देखने को ही नहीं मिलती है। तो कितना भाव का है, रोड टच जमीन है कि नहीं है, और रोड टच है तो मुझे दिखाना, मुझे रस है, एक आश्रम और मुझे बनाना है, और इतना अभी भंडारा हो गया है, इतने अभी हो गए हैं, इतने कथा हो गई है, अभी 2-3 बार हो जाए तो इतना है, इतना आगे का ये प्लान है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा 1-2 कागज फंसे है वो निकाल देना। बस यही बातें में पूरे भारत में गया, पूरे भारत में मैं अच्छे से अच्छे सन्यासी को मिला, मुझे गुरुकुल के बारे में किसी को चिंता है ऐसा मुझे अब तक तो कोई नहीं मिला। अब सौभाग्य रहा तो मिल सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं है नहीं, लेकिन मैं जितनों को भी मिला उतनी चर्चा। अब ये जो धर्म स्थान की यदि ये बातें है तो हमारे लीडर की ये स्थिति है, ये तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या स्थिति होगी वो तो हम समझ सकते हो, तो बेचारा यही पूछेगा।
उसके स्तर की ही बात पूछेगा, क्योंकि गुरु संस्था ही यदि पतित हुई है तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन मैन है, वो तो बेचारा कुछ पता ही नहीं है उसको। तो मुझे ये देखने को मिला कि कोई भी व्यक्ति सही कार्य में जुड़े और बहुत जिज्ञासु व्यक्ति और जिसको वास्तव में ज्ञान चाहिए, ऐसा व्यक्ति को ढूंढने वाली नजर है वो बिल्कुल भारत से चली गई। आंख जाने से बहुत बड़ी दुर्घटना ये दृष्टि जाने की होती है। जब व्यक्ति की आंख जाती है तो बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी कोई दृष्टि चली जाती है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये दृष्टि अब हमारी नहीं रही है। इसके लिए हर एक के पास कम से कम गुरुकुल के विषय में तो निराशा के अलावा और कुछ नहीं। वो निराश व्यक्ति है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी कितना बढ़ रहा है, कितनी स्कूल है, कितना मॉडर्न एजुकेशन है, और अब कुछ होगा नहीं। उसके पास निराशा के अलावा और कुछ नहीं, कोई आशा की किरण नहीं दिखती है उसके जीवन में। जबकि चाणक्य ने इसी स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही पहचान लिया था कि इसमें पूरे गुण ये है, और उसको तैयार किया था। वो एक गुरुकुल की बदौलत, गुरुकुल की वजह से वो एक तैयार हुआ, पूरा भारत तैयार हो गया। लाखों तैयार नहीं किए चाणक्य। चाणक्य ने केवल चुनिंदा 5 व्यक्ति को तैयार किया। और इसलिए विवेकानंद ने भी बताया, बहुत कुछ खोजा, बहुत कुछ घूमे, बहुत जगह पर व्याख्यान दिए। उसके बाद उनको पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आप कैसे परिवर्तन कर पाएंगे? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास पूरी रूपरेखा है, बट गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। गिव मी 100 नचिकेतास। नचिकेता 100 चाहिए। अब एक करना मुश्किल है, ये हमको पता है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद कोई तैयार होता है, और वो तैयार करना अनेक रीत से वो गुरुकुल का दायित्व होता है। स्कूल का दायित्व तैयार करने का नहीं है, ये डिग्री देना उसका दायित्व है, तो डिग्री दे देते हैं। उसके लिए कुछ अक्षरदान ज्ञान देना दायित्व है, वो कर देते हैं। और यदि इतना ही आपका ध्येय है तो स्कूल बराबर है। गुरुकुल इसलिए है कि व्यक्ति कुछ अलग सोचता हो, अलग करना चाहता हो। वो सफल भी हो सकता है, निष्फल भी हो सकता है। सफलता और निष्फलता अपने अपने पक्ष से अलग अलग व्याख्याएं रखती है, अलग अलग दृष्टि रखती है। उसकी कोई एक व्याख्या सफलता की हो नहीं सकती है। यदि मुझे पूछा जाए कि आप के अनुसार सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति कौन है, तो शायद मैं अकेला ऐसा भारत भर में मिलूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरे गुरुजी सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति है इस दुनिया के। अब कोई बताएगा रिलायंस से सफल, कोई बताएगा कि और कंपनी है, कोई जीवन चरित्र लिखता है। आज गुरु जी के बारे में नहीं कोई जीवन चरित्र है, नहीं कहीं फोटो है। एक फोटो जीवन की मिल रही है, दूसरी फोटो उनके जीवन की दूसरी पोजीशन में, फोटो नहीं है। उसके पास कोई फॉलोवर वर्ग नहीं है इतना बड़ा, हजारों लाखों का। एक मकान से ज्यादा, एक रूम से ज्यादा उसके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी। जो वाड़ी होती है उसमें उनके नाम पर कोई खेत नहीं, बाजार में दुकान नहीं, अपने मालिकी का कोई प्लॉट नहीं, अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बाजार में कोई दुकान नहीं। तो इस तरह से कोई फॉलोवर वर्ग नहीं। ये अवस्था में वो सफल है सबसे, क्योंकि उनका संकल्प बहुत बड़ा था। गुरुकुल का जो अभी का जितना मिल रहा है गुरुकुल की बातें, वो भारत में टिक पाई है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये गुरुजी के कारण टिक पाई है। वो सूक्ष्मता जो गुरुजी के पास थी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की, वो सूक्ष्म गुरुकुल देखने को मिलेंगे, गुरुकुल की वो सूक्ष्मता देखने को नहीं। स्ट्रक्चर तो बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन गुरुकुल क्यों होना चाहिए ये जवाब तो एक झोपड़ी से ही निकलेगा। तो गुरुकुल क्यों होना चाहिए और गुरुकुल की महत्ता क्या है, उसके लिए बहुत वांग्मय मिला है, उसको अनुसार हम उसको आगे चलाते हैं। ये अतिशय गहन विद्या है। स्कूल की आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। स्कूल में कुछ अवश्य अच्छी बातें हैं, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इतनी बातों से ही स्कूल सफल नहीं है। इतनी बातों से ही हम बच्चों को हम पूरा सोचना चाहिए कि इससे अलावा हम क्या दे पाए। हो सकता है सब लोग गुरुकुल में ना आए, पूरे भारत में से 20 लोगों की जगह बहुत ही रेशियो आप देखिए, कितने बच्चे और कितनी जगह कम। तो इसके लिए सब तो यहाँ नहीं आ सकते हैं।
तो बच्चों को गुरु के स्कूल के साथ अवश्य ही कुछ पढ़ाना चाहिए, नहीं तो बहुत दुस्थिति हमारी होने वाली है। संस्कार का स्तर, समझ का स्तर, मनोविज्ञान का स्तर, वो बहुत कुछ हमको बालकों को अभी देना है और वो दायित्व पूरा का पूरा हमारे ऊपर है। यदि हम वो दे पाते हैं तो हमारा कर्तव्य पूरा होता है, एक ऋण पूरा होता है। और वो जो समझदार व्यक्ति है उसको ऐसे समझदार ही, समझने वाले ही कार्य करने हैं। हमारे पास समय तो बहुत कम होता है, इसके लिए हमको इसी दिशा में प्रयत्न करना है कि बच्चों को शिक्षा कैसी देनी है और घर घर पर भारतीय शिक्षा पहुंच जाए। एक आप उदाहरण ले सकते हैं हिब्रू भाषा का। तो हिब्रू भाषा को इजराइल वालों ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, राष्ट्रभाषा जाहिर करके उसके पीछे लग गए। संस्कृत भारती ने उसके ऊपर एक पुस्तक छापी है, भुवम आनीता भगवत भाषा। भगवत भाषा भुवम आनीता, संस्कृत में वो पुस्तक है, संस्कृत भाषा में है वो। तो ये पढ़ने जैसी, हिंदी भी अनुवाद हो चुका है उसका, प्राय इंग्लिश भी अनुवाद हो चुका है उसका, बहुत सारी स्टोरीज इसके ऊपर है। तो ये एक एक देश के नागरिकों का ये परम कर्तव्य होता है कि खास अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखना। और भारत की तो बहुत पुरानी शिक्षा व्यवस्था और अति आदर्श शिक्षा व्यवस्था थी, इसके लिए उसको बचाना, उसको यथार्थ रूप में बालकों तक पहुंचाना वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए समय निकालना वो हमारा परम 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 कर्तव्य है। इसके लिए हम ये सेशन को बहुत महत्व देते हैं। हालांकि संख्या सबसे कम इस सेशन में होती है, क्योंकि आयुर्वेद सबको अपना लगता है, आयुर्वेद में समझ आ जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये जरूरी है। गुरुकुल को इतना जरूरी नहीं मानते हैं, उनको लगता है ये तो ठीक है, अब ये बच्चों की बात है, अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए और अभी कहीं सीख रहे हैं, तो अभी कोई जरूरी नहीं है गुरुकुल का, अभी वो देखेंगे आगे जाकर। तो ये गुरुकुल के विषय पर, और हमको ज्यादा इंटरेस्ट, यहाँ कम संख्या तो भी हमको ज्यादा इंटरेस्ट गुरुकुल के विषय पर है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर सही व्यक्ति की पहचान यहीं पर होगी। यहाँ प्रतिकूलता भी है बहुत सारी, तो इसके लिए हम कार्य कुछ करें पहुंचाने का। और इसके लिए मैं थोड़ी पुस्तकें भी आपको सजेस्ट करता हूँ। मैंने पुस्तकें, जैसे स्कूल व्यवस्था आप समझेंगे तो धीरे धीरे आपको दोनों का कंपैरिजन होगा, तो स्कूलिंग शिक्षा व्यवस्था को भी एक अलग दृष्टि से देखना होगा, समझना पड़ेगा, ताकि आप किसी को भी जवाब दे पाए। तो इसके लिए 2-3 पुस्तकें मैं आपको कहूंगा। एक तो जॉन होल्ट करके है, उसकी ये पुस्तक है असफल स्कूल, आप देख सकते हैं उसको, असफल स्कूल करके पुस्तक है, उसका मैं आपको फोटो निकाल कर आपको शेयर कर दूंगा। वो स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा है, उसका बहुत ही अच्छा विवरण किया है कि कैसे असफल है स्कूलिंग शिक्षा, कैसी है और कैसे कैसे असफल है वो। दूसरी एक पुस्तक लिखी है वो मैं, क्योंकि गुरुकुल का जहां पर भी मुझे लगता है कि कहीं से भी उसकी बातें अच्छी है, किसी भी स्तर पर कुछ विचार उन्होंने किया है, तो मैं उनको अवश्य ही उसको ज्ञात करता हूँ। बहुत लोगों ने इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी थी। मैंने जब ये 2-3 पुस्तकों का शेयर किया तो बहुत लोगों ने बताया कि आप विदेशियों के नाम लेकर बताते हो, इसने वो किया, उसने वो किया। मैक्स मुलर ने संस्कृत के बारे में कुछ पढ़ा था, वेद के भाष्य लिखा था, उसके ऊपर मैंने कुछ बताया था एक बार, अभी पिछली दीपावली की बात है। उस समय संस्कृत का क्या महत्व है उसके लिए मैंने उसके 2-3 उदाहरण दिए थे। राजकोट के ही एक व्यक्ति ने, जो किसी एक बहुत बड़ी संस्था का कार्य करता है, उसने ये टैग कर, मतलब एक कॉपी करके लिखा कि आप इतने वो होकर भी आप विदेशियों के लिखते हो, ऐसा ऐसा करते हो, भारत के उदाहरण लिखने चाहिए। मैंने कहा मैंने पहले भारत का ही सोचा था और सोचा था कि आपका ही मैं लिखूं, बराबर है। आपका, मैंने सुना है कि आपका बेटा शायद 12 साल का है, कहाँ पढ़ता है वो मुझे बताइए, बहुत बड़ी संस्था का कार्य करता। मैंने कहा आपसे ही मैं शुरुआत करूं, ऐसा ही मैंने सोचा था। भारत को छोड़ दो, मैं तो विचार राजकोट से ही चालू करना चाहता था, आप भारत का छोड़ दो, लेकिन मेरे ध्यान में से होने तो चाहिए, मैं किसका लिखूं। तो मैंने आपका ही सोचा था संजोग से, और आपका बेटे को मुझे याद आ गया कि इसका ही लिखूं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो कहाँ पढ़ रहा है। वो बोला वो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, अब उम्र हो गई। तो मैंने कहा ये गुरुकुल आपको कब पता चला था? गुरुकुल वो 6 साल का था तब पता चला था।
और आज वो 12 साल का है, खुद के पास इंडस्ट्रीज है, बराबर, लेकिन विदेशियों ने किया वो गलत है। मैं चाहे जो कुछ करूं, और ऐसे व्याख्याता आपको बहुत अच्छे लगते हैं जो बातें बताते हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया। ऐसे व्याख्याता बहुत ये करते थे, वो करना चाहिए। राजेश्वर जी भी बताते, मैं भी बताता हूँ, वो गलत किया, चलो हमारा दायित्व क्या है, वो भी हम दूसरा पक्ष बताते हैं। हाँ, तभी आप उसको अन्यायी बता सकते हैं जब आप कुछ काम करते हैं। तो मैंने बताया कि वेक्स मुलर ने वेद भाष्य लिखा, आपने कभी ऐसा सोचा कि मेरे वीडियोस भी वेद के बारे में हो, उपनिषद के बारे में 10 जगह शेयर कर दूंगा मैं? आपको ये अच्छी बात कहीं नहीं मिली मेरे वीडियो में, बस एक मैक्स मुलर ही आपको ध्यान में आया। मैंने वीडियोस तो शायद मेरे वीडियोस तब लगभग 350 थे, तो 350 यूट्यूब पर वीडियो, गुरुकुल का डेटा सबसे, भारत में सबसे ज्यादा हमारे गुरु संस्कृत आर्य गुरुकुलम का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा डेटा, लगभग 25 घंटे के अलग अलग व्याख्यान, अलग अलग एंगल से गुरुकुल शिक्षा को समझाने के लिए 25 से 30 घंटे के अलग अलग व्याख्यान। उसमें से आपको एक कड़ी मिल गई कि ये क्यों विदेशियों का क्यों, उसमें से यही आपको देखने को मिला। उसका मतलब ये है कि आपको कुछ करना होता तो आप स्वयं दाव अपना लगाते। मानो शेयर बाजार है, उसमें आपको लगता कि शेयर आज 10 रुपए का है, कल 100 रुपया का होने वाला है, तो आप अपना पहले कहते कि कोई की राह देखते कि नहीं अब कोई लगाए दाव तो मैं लगाऊ। आपको पक्का निश्चय है कि 10 का 100 होने वाला है रिलायंस का, आप पहले शेयर को लेंगे, बराबर, पहले दूसरों के पास से पैसे लेकर भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे फायदा है, इसमें मेरा भविष्य है। तो मैं पहला काम करूंगा कि मैं पहला अपना लगा दूंगा खुद सब कुछ, और उसके बाद मैं दूसरों को बोलूंगा। और ऐसे कार्यों में क्या होता है पता है, हम शुरुआत हमारे से नहीं करते, हम शुरुआत दूसरे से करते हैं। इसके लिए वो पहले करना है कि दायित्व अपना है। तो कुछ पुस्तकें आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देगी। एक बहुत अच्छी पुस्तक है मूठ बनाने का कारखाना। मूठ बनाने का कारखाना अनिवार्य स्कूली शिक्षा का छद्म पाठ्यक्रम, वो भी एक विदेशी ने लिखी है, जॉन टेलर गेट्टी है। जो लोग नए जुड़ते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान है कि आप किससे शुरुआत करते हो। तो ऐसी पुस्तकें आप दोगे तो ये प्रमाणभूत वो लोग मानते हैं ऐसे लेखकों की पुस्तक है। और ये प्रमाणभूत पुस्तकों में उनकी दृष्टि से जो प्रमाणभूत है उसी पुस्तकों में क्या क्या शिक्षा के बारे में लिखा है, तो अनुभव बहुत सारे उन्होंने किए हैं। तो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था हर एक एंगल से आप उसको ठहरा सकते हो, क्योंकि उसमें बालकों का धीरे धीरे कैसे विकास होता है उसका एक सूक्ष्म विवरण किया गया है। बस हमारे सामने वो आया नहीं है, इतना ही कमी रह गई है, और वो कमी हमारी है। वो मेरे जैसे जितने भी गुरुकुल में पढ़े हैं उनकी ये बहुत बड़ी कमी रह गई है कि वो अपनी बात समाज को समझा नहीं पाए, वो उनकी कमी है। उन्होंने छोटी छोटी बातों पर अपना जीवन लगा दिया, तो वो समाज की अपनी बात कभी शेयर नहीं कर पाए। बहुत लोगों को ये, उसमें मैं भी आ गया, ऐसा आप मत मानिए कि मेरा कोई दोष नहीं, मेरा भी उसमें दोष है। मैं भी ये मानता हूं कि जो मैं करता हूं उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसकी बहुत कारण है। लेकिन ये है बड़ी बात कि इसका बहुत बड़ा कारण हम लोगों की तरफ से है कि गुरुकुल शिक्षा को यथार्थ समझाने वाला कोई नहीं रहा। इसके लिए समाज को यह समझा ही नहीं कभी कि गुरुकुल होता क्या है। कोई एक आप देख लीजिए, कोई कौन किस टीवी गुरुकुल को दिखाता है, स्ट्रक्चर के अलावा क्या दिखाता है? मानो टीवी में कोई प्रोग्राम भी आता है ना तो गुरुकुल का नहीं आता है, गुरुकुल के स्ट्रक्चर का आता है। हरी भरी वनस्पतियां हो दोनों तरफ, और बाग बगीचे हो, फवारे हो रहे हो, और बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे बिल्डिंग खड़ी हो, मजा आ जाता है देखने का। हाँ, गुरुकुल है, ये गुरुकुल का होता है। बस गुरुकुल ऐसा होना चाहिए। लोग भी ऐसी कल्पना करके यहाँ आते हैं कि फवारा होगा, पानी के झरने बहते होंगे, और आराम से जब एक जो, तो उसके लिए है बहुत जगह, सारी ऊटी है, उसके लिए आप दूसरी जगह जा सकते हो, बहुत स्थान ऐसे घूमने फिरने के हैं। तो वो उनको टूरिस्ट प्लेस के ज्यादा नहीं, एक पतंजलि की बड़ी मूर्ति दिखती है, या चरक की होती है, या कोई बहुत ऋषि मुनि की बड़ी दाढ़ी वाली बड़े बाल वाली मूर्ति है, तो हम समझते हैं अच्छा ये आचार्य होता है जो बड़ा बाल, बड़ी दाढ़ी, बड़ी आंखें, पूरी, और पूरे ध्यान में पूरा दिन
तो इसके लिए एक विकृत ये होने लगी कि पूरा ध्यान का जो मामला है, या तो फिर ऐसा कुछ कि ये गुरुकुल है, एक्टिव गुरुकुल को हमने देखा नहीं। तो गुरुकुल ऐसा नहीं है, यहाँ स्वावलंबन की शिक्षा है, यहाँ पर आचार्य और उसकी पत्नी का बड़ा रोल है। इसके लिए ब्रह्मचारी का गुरुकुल नहीं हो सकता है, नहीं सन्यासी का हो सकता है, इसमें बहुत दोष आएंगे यदि करेंगे तो भी। इसके लिए आदर्श व्यवस्था तो ये है कि पति पत्नी, क्योंकि आचार्य है वो बालकों का अनुशासन कर पाता है और उसके लिए वो आदर्श है, और पत्नी गुरु माता है वो प्रेम दे पाती। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसके लिए लड़कियों का भी गुरुकुल होना चाहिए, लड़कों का भी होना चाहिए, दोनों है। और इसकी क्या शिक्षा देनी है उसकी मैंने पहले बात बताई थी, अभी भी मैं बताता हूं कि पंचकोश के विकास को अनुकूल, उसमें स्वावलंबन आ गया, रोजी रोटी की व्यवस्था आ गई, वो सब आ गया, ये गुरुकुल आदर्श होता है। हमको ऐसे तैयार करने हैं। मैं नहीं कहता हूं अभी हमारा भी ऐसा आदर्श है, उसमें बहुत कुछ कमियां हैं और वो स्वीकार करना ही होगा इस जमाने में। क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत लोगों को मेरे मैसेज आता है, आपको हंसी आएगी, मैं भी कभी मजाक के मूड में होता हूँ तो ऐसा जवाब दे देता हूँ तो लोग गलत नहीं लगाते। वो बताते हैं कि आचार्य जी, भारत भर में बढ़िया गुरुकुल कौन सा है वो मुझे आप खोज करके दीजिए। जैसे मैंने उससे कोई ऐसा मतलब एक क्या कहते हैं उसको कि एक उसका कोई ठेका लिया हो कि भाई चलो मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो आपको खोज करके दूंगा गुरुकुल की, और ये ठेका मेरे पास है पूरे भारत का। तो वो बताते हैं कि बढ़िया गुरुकुल आप बताइए, मुझे दो बच्चे, एक नहीं दो बच्चे देने। जैसे वो अभी भी ऐसा मानते हैं कि हम बच्चे देकर उपकार कर रहे हैं कोई बहुत बड़ा, मतलब कि भाई ये मुझे दो बच्चे देने ऐसा। तो मैंने पहले उसको एक लाइन में पूछा कि आपके बच्चे बढ़िया है क्या? बढ़िया गुरुकुल तो आपको चाहिए, लेकिन आपके बच्चे कैसे हैं? तो ये बात आप याद रखें कि अपने बच्चे को तैयार करना वो पहला दायित्व हमारा है, उसको कहते हैं गुरु शिक्षा। गुरु शिक्षा के बारे में हमारा अगला सेशन। गुरु शिक्षा क्या है? पहले बच्चों को हम तैयार करेंगे। महाभारत और रामायण में बच्चों को तैयार करने के बहुत ही सूत्र अच्छे बताए, तो इसको हम जानेंगे। हमारा सबके ऊपर प्रेम है, ये तो मैंने मजाक में कह दिया, बाकी सबको स्वीकार करते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था में जो अनुकूल होता है, उसके लिए जो जो मेहनत करता है, हम सबको साथ में रहकर कार्य करना है, गुरुकुल बहुत बढ़ाना है। ये तो आपको तैयार करना होगा, क्या क्या पूछे, माता पिता को भी तैयार करना होता है, वो कैसी बातें कैसा संकल्प अपने बच्चों में बढ़ाए। और एक गारंटी में देता हूँ, गुरुकुल पे पढ़ाने के बाद बच्चा दुखी नहीं होगा। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि मुझे ये किस जगह पर आपने डाल दिया, कि मैं असफल हूँ उसका कारण आप है। वो आधी भी रोटी खाएगा ना, उसको एक तृप्तता होगी कि नहीं मुझे और कुछ न मिला, एक शिक्षा बहुत अच्छी मिल गई। और उस दृष्टि से तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हालांकि मेरे पास कोई भौतिक सुविधा नहीं, लेकिन रिलायंस से भी मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ क्योंकि मैं गुरुकुल पे पढ़ा। रिलायंस के गुरु को देखोगे तो सभी लगभग लगभग 10th और 12th में फेल है, ऐसे के गुरु है जो अध्यात्म में और कहीं पर भी कुछ नहीं जानते हैं। तो ज्ञान के क्षेत्र में उच्च की प्राप्ति होना वो पैसे की प्राप्ति से बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है जो हमको मिला, और जो हम ये अवसर आपके बच्चों को देने वाले हैं, देते हैं और अभी देते रहेंगे। तो ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होना ये सबके बस की बात नहीं है, ये पैसे के बस की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही उत्तम पुण्य की बात है। तो इसके लिए ये दो पुस्तकें मैंने सजेस्ट करी, और स्कूलिंग शिक्षा को समझने के लिए, और इसको समझकर ज्यादा से ज्यादा ये इसलिए समझना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गुरु की शिक्षा दो। घर पे कैसा वातावरण चाहिए, घर पे किस तरह से बालकों को पढ़ाना है, उसमें कोई दोष है तो वो किस तरह से बताना है। पहले के बालकों को दोष था तो वो आचार्य को बताया जाता था कि इसमें ऐसा ऐसा दोष है। आप वो केस अपने हाथ में ले लेते तो सीधा उसको डांट देते, तभी काम बिगड़ता है। देखो सीधा वार जहां होता है ना, वहां व्यक्ति अहंकार से सहन नहीं कर सकता है। कोई भी दोष दिखे किसी के पास भी तो वो ऊपर को, और गुण देखे नीचे को। तो कोई भी प्रकार का दोष है उसको किस तरह से कहना है, पहले तो
जाहिर में नहीं कहना है उसको दोष। 4 लोगों के बीच में बताओगे वो कभी सुधरेगा, उसकी बात दूसरों को बताओगे कभी मानता ही नहीं है, मानोगे वो मानेगा भी नहीं। इसके लिए उसकी एक साइकोलॉजी है, वो हम आगे बताने वाले हैं। वो साइकोलॉजी को आप यदि जीवन में लाओगे तो बच्चे को तैयार करने के लिए जो गुरु शिक्षा चाहिए वो गुरु शिक्षा को समझ पाएंगे, और ऐसी गुरु शिक्षा भारत को निर्माण करने के लिए खड़ी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई भी उपाय नहीं है शिक्षा के अलावा। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा होती है, क्योंकि शिक्षा देने वाला कोई हजारों लाखों में एक होता है। चिकित्सक तो आपको 100, 200, 500, 1000 में एक आध मिल जाएगा, लेकिन शिक्षा की बात करने वाला बहुत कम होता है, क्योंकि उतनी गहराई है। वो समझने वाला मस्तिष्क तैयार करना हो तो बालकों के साथ का व्यवहार सीखना है, वो गुरु शिक्षा में आता है। और गुरु शिक्षा वो प्रथम पद्धति है गुरुकुल तक पहुंचने की। बहुत लोग पूछते हैं मेरा बेटा 3 साल का है, 5 साल का है, आनंद आता है कि वाह, लोग इतने अब जागरूक हो रहे हैं। राजेश्वर जी प्रयत्न करते हैं संपूर्ण स्वस्थ, तो लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अब भूख लग रही है सबको कि अब गुरुकुल पे हम डालना चाहते हैं 7 साल का, तो 2-3 साल पहले आयोजन करते अभी। तो ये क्रम आ जाएगा कि गुरुकुल के लिए अभी लोगों को एक गौरव आ जाएगा कि मेरा बेटा गुरुकुल पे पढ़ता है, वो एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और ये गौरव आया तो मानना कि गुरुकुल शिक्षा अब उच्च पद पर जा रही है क्रमशः, और ये करना पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत ही प्रलोभन को छोड़ते हैं। हमारे पास बहुत प्रलोभन आए, स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर मैनेजमेंट के, कि आप स्कूल पे भाग रख दो, पार्टनरशिप कर दो। 20 बच्चे में भी उतनी ही मेहनत होती है, और मैनेजमेंट सिखाया यदि व्यवस्थित रखा जाए तो 1000 बच्चे भी स्कूल में पढ़ते। उन्होंने पार्टनरशिप की ऑफर की। पार्टनरशिप की ऑफर मतलब आप जानते हो कि एक के पीछे 6-7 जीरो लगते हैं, उतनी आय हो जाती है हमारी, आप विचार कर सकते हो। तो जब हमारे पास कोई सामने बड़ा लक्ष्य यदि न होता तो हम भी प्रलोभन में चूक जाते। लोग कहते हैं ना कि संस्कृति गुरुकुल का क्या अंतर है, ये मैं बताता हूँ। ये अंतर है, हमारे पास वो स्किल है जो मल्टी मतलब एक नेशनल लेवल की स्कूल भी हमको ऑफर करती है, और उसके पूरा प्रमाण है। हम ये कल्पना नहीं कर रहे, राजकोट में आज भी हमको बुलाते हैं, उसके स्कूल में व्याख्यान भी रखते हैं, शिक्षा क्या होती है उसके टीचरों को भेजते हैं संस्कृति गुरुकुल में। टॉप मोस्ट स्कूल के टीचर कोई गुरुकुल पे ट्रेनिंग लेने आते हो तो ये भारत का मुझे लगता है एकमात्र गुरुकुल संस्कृति आर्य। टॉप मोस्ट टीचर जो बीएड, एमएड और पीएचडी होते हैं, वो गुरुकुल पे आकर जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो सबका एक होता है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा वो बहुत कम था, ये बातें मैं जानती ही नहीं थी। श्यामा गोपी माता जी पुणे से आई थी, एमएड है वो, उसका नाम सहित मैं कहते हूँ। उन्होंने मैंने उसको जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी गुरुकुल के हिसाब से बताई, उन्होंने बताया कि ये मैंने एमएड तक मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है साइकोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि इतना महत्व गुरुकुल शिक्षा का है। गुरुकुल शिक्षा मतलब केवल धर्म के सूत्र सिखाने की, आयुर्वेदिक 2-3 प्रोडक्ट सिखाने की, पंचगव्य के गोबर के रस को सिखाने की, या गाय को धोने की, या तो फिर खेती के 4-5 औजार सिखाने की, इतनी शिक्षा नहीं है। ये तो एक एक भाग है उसका, बहुत बड़ी ऊंचाई और इतनी ही गहराई उसमें। इसके लिए जितना तैयार करके आप बच्चों को भेजते हैं, जितना इसके ऊपर महत्व समझेंगे आप, उतना आपको लगेगा कि नहीं, ये भूतो न भविष्यति ऐसी शिक्षा है। उससे एक अमूल्य अवसर हमारे पास ही ये शिक्षा को समझने का। और आप वहां पर घर घर पर हम चाहते हैं कि कम से कम ये शिक्षा व्यवस्था को अपने बालकों में कैसे देना है, वैदिक पेरेंटिंग को, इसको घर घर तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, आप भी प्रयत्न करें उसके लिए। हम पेरेंटिंग के सूत्र अगले बार हम आपको बताएंगे कि घर पे गुरुकुल के लिए बालकों को कैसे तैयार करें, घर पे कैसे उसको शिक्षा दें। इसके लिए पहले हमको शिक्षा लेनी है। क्यों? क्योंकि पिछली पीढ़ी हमारी गई, वो मैकोले के प्रभाव में गई, वो सत्य स्वीकारना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग माता है, पिता है, उसके कारण हमको उसका मान देना है। लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो पूरी की पूरी
मॉडर्न से प्रभावित है। आप देखना युवा में वहां जागरूकता आ गई है। अभी हमारे जितने 40-45 वाले हैं उनको ये जागरूकता आ गई है सोशल मीडिया के हिसाब से, और बहुत सारे वक्ताओं के व्याख्यानों के कारण वो जागरूकता आ गई है। लेकिन उनके पास वो जागरूकता इसलिए, देखिए आपका बेटा यदि बीमार पड़ेगा, एक सास मतलब ससुर सास रहते हैं और अपना यंग कपल रहता है और उसके एक दो बेटे होते हैं, उसको यदि बुखार आ जाए तो माता पिता चाहते हैं उसकी आयुर्वेदिक दवाई करे। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर क्या कहेंगे पता है? उसे कुछ ठीक होने वाला नहीं, दवाई ले। और वो बालक की बात है, ऐसे अभी कोई काढ़े से ठीक नहीं होता है, चूर्ण वगैरह से ठीक नहीं होता है, अब वो दवाई ले लो, वो इतना फोर्स करेंगे तो वो दवाई बला दिलाएंगे अपने पुत्र। ये मैंने बहुत घर देखे हैं, मैंने ये देखा है। गुरुकुल की बात है तो माता पिता चाहते हैं लेकिन दादा दादी विरोध करते। दादा दादी कहते हैं कि ये क्या है, अभी गुरुकुल वो पहले का था, अभी तो देखिए कितनी बड़ी स्कूल है, कितनी एडवर्टाइज आती है, क्योंकि वो पेपर खोलते हैं तो स्कूल की एडवर्टाइज, टीवी देखते हैं तो स्कूल की एडवर्टाइज, अलग देखते हैं तो स्कूल स्कूल स्कूल, तो सब जगह तो वो प्रभावित हुए। अभी की पीढ़ी आई है वो थोड़ी समझदार है, और शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो पर काम कर यदि किसी ने भी कर दिया। क्रिश्चियनिटी को बहुत पता था, बहुत बुद्धिमान लोग थे, इसके लिए उन्होंने और कोई रास्ता नहीं पकड़ा। आपने देखा कभी? और कोई रास्ता नहीं पकड़ा, दो रास्ते पकड़े। क्या क्या रास्ते पकड़े? एक शिक्षा का पकड़ा और एक स्वास्थ्य का पकड़ा, ये दो हो गई। जिस गांव में गए वहां पर पढ़ाना चालू कर दिया, और जिस गांव में गए वहां पर स्वास्थ्य का काम चालू कर दिया। इसके इतना काम करने से उनके शहर शहर में चर्च हो गई। ये दो काम उन्होंने किया, चर्च की बात नहीं की। सबसे पहले वहां पर पढ़कर उन्होंने आदमियों को भेजा। उसका 7 साल का कोर्स होता है, वो कहाँ होता है उसका मेरा एड्रेस। और 7 साल पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद लोग 7 साल वहां देते हैं। संस्कृति गुरुकुल की 3 दिन की शिविर होती है, ऑनलाइन 1 घंटा होता है, समय नहीं लोगों के पास। और कहते हैं कि वो सब लोग गलत कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं फैल जा रहा है, उसके पीछे मेहनत है। तो हम भी वो मेहनत करने को चाहते हैं, और हमारा आपको गारंटी है हमारा कोई स्वार्थ इसमें है नहीं। आपके यहाँ पर बच्चे सीखेंगे, अनेक जगह पर गुरु शिक्षा जाएगी, वो हमारा स्वार्थ है, लेकिन वो राष्ट्र का स्वार्थ है। ये पर्सनल हमारा कोई भी प्रकार का कहीं पर भी स्वार्थ नहीं। तो इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एक बार हमने असफलता पाई बेंगलुरु में, हमने राजेश्वर जी ने बहुत मेहनत की, हमको 4 साल पहले लेने से लेकर आए, वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, वहां पर कार्यक्रम किए, बहुत कुछ वहां पर किया। मतलब एक कार्यक्रम करना, मानो आपकी 2 महीने की मेहनत हो तब एक कार्यक्रम कोई बड़ा और सफल कर सकते हैं आप। इतने लोगों को बुलाना, रहना, खाना, और इसमें भी कोई गलती हो जाए तो लोग फिर बोलने वाले हैं कि ये पूरा, क्योंकि ये लोगों को लेकर कार्य करना है। तो आपको पता होता है कि लोग कितने कम समझू होते हैं, मतलब समझदार तो बहुत कम आते हैं। तो उसके पीछे कार्य किया, 4 विभाग में बांटा, उसके बाद लोगों ने फॉलो भी नहीं किया। तो 2 बातें हो सकती है, या तो उसको आवश्यकता ना हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, आवश्यकता तो है, तो अभी समय ना आया हो। तो इसके लिए अभी हम प्रयत्न करेंगे कि वो हम सफलता को प्राप्त, कहीं संकल्प की हमको कमी लगी लोगों की, ये संकल्प दृढ़ हो, इसके लिए हम ये हर बुधवार का विषय रखते हैं कि हम संकल्प से दृढ़ता की ओर जाए, संकल्प में और जगह पर कैसे हमारे केंद्र बढ़े, पहले हम समझ ले उसको। इसके लिए हम गृह व्यवस्था की, गृह शिक्षा के बारे में अगली बार बताने वाले हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब जो कार्य करना है भले 1 साल बाद हो, लेकिन ये इतना मजबूतता से हो कि गुरु शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा को हम समझा पाए लोगों। जी, तो अब कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। शिवप्रसाद गारू प्रश्न ले लेंगे। इंद्रनील पाणिग्राही। हाँ हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार नील जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं तो 1 सेकंड लेना मैं मन की को थोड़ा 2-4 बातें हैं आपके साथ साझा केवल करना प्रश्न पूछिए, एक संक्षिप्त में। जी, प्रश्न तो उतना नहीं है।
हाँ, प्रश्न उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा कहना था एक दो बात। हाँ हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब कॉलेज में था, मैं भी मैकॉले सिस्टम में पढ़ा हुआ था। तो मैं हाँ जब कॉलेज में था, भगवान की कृपा हो, राजीव जी की बात मैंने सुना। उसके बाद वो संकल्प मेरे मेरे में बढ़ गए, और अंदर मन में भारतीयता संस्कृति मैंने अंदर आया। अ- लेकिन वो संकल्प ना दृढ़ता नहीं ले पा रहा था। जब मैंने आपको सुना आज हम्म, से 3-4 साल पहले, तब से अ, मन में ये जागृति आया कि अभी भारत में हम सौभाग्यशाली हैं, आप जैसे लोग मिले हैं। और हम चाहते हैं हम आपके साथ कैसे काम करें कि इस भारत को फिर से हम उस तरफ फिर से ले जा पाएंगे, और मन में विश्वास है हम कर पाएंगे। इसलिए मैं जी आपका बहुत आभारी हूँ। मैं कह नहीं सकता, मैं भावुक हो चुका हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। आप जी काम करिए, हम आपके साथ है, हम सब है। आप अकेले जी नहीं है इस युद्ध में। ओके जी ओके जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, इतना ही हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप सबसे, सब लोग हाँ अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा। एक ये हाँ सेशन काफी है पूरा भारत में। हाँ लेकिन 200 लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ यही भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, सिर्फ 200 लोग देखना है। चंदन कुमार जी। जी, प्रणाम गुरु जी। जी मेरा प्रश्न था एक, तो पहला हम्म, कि आप जो गुरुकुल चला रहे हैं, उनके जो आपका बच्चा जो तैयार किया है पहले से, हम्म। उनका ज्ञान परफॉर्मेंस को थोड़ा आप रखिए, या बच्चों के माध्यम से उनके ज्ञान को प्रदर्शित करिए लोगों के सामने। मतलब आप सेशन लेते हैं तो लास्ट में 2-4-5 मिनट या 10-15 मिनट अपने बच्चों को क्या आपके बच्चे कितना ज्ञान सिखाते हैं वगैरह, क्या करते हैं वगैरह, क्या है, कितना आता है वो वगैरह, ये सब कह रहे हैं ना। हाँ कंपेयर टू माय कॉलेज एजुकेशन। हाँ ठीक है। वो ठीक है, उसका एक अलग से हम कर सकते हैं। हर बार तो ये संभव नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, बाहर है थोड़ा, क्योंकि वो हम उसको अभी इसके ऊपर लाना नहीं चाहते हैं। उससे आपका तो भला होगा, उसका होगा कि नहीं वो भी हमको देखना है ना। वो वीडियो पर आ जाएंगे अभी से ही। तो मैं भी नहीं आया था, छोटा सा था तब। तो वो उस आपका तो निश्चित प्रचार होगा, और आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि नहीं अपने बच्चे को डाले तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे तो दोनों का देखना है। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है आपके तरफ से, लेकिन बच्चों का भी देखे तो एक बार उसको यदि ये आदत लग गई कम उम्र में, उस उम्र में उसको ये पचाने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो इसके बाद बहुत हानि होती है उसकी। इसके लिए इसके ऊपर हमने पूरा विचार किया है। आपको आया तो हमको तो एक बार आया ही है। तो इसके लिए आपने अच्छा हुआ पूछ लिया। बहुत लोगों को ये पूछना होता है, या बहुत तो होता है, लेकिन उसको जैसे जैसे उसकी योग्यता आती है उसके हिसाब से हम उसको स्क्रीन पर लाते हैं। ये स्क्रीन है ना, वो बहुत मतलब ऐसा है, हैंडल विथ केयर। इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना होता है, नहीं तो बच्चों को अहंकार आ जाता है तो फिर उसकी पढ़ाई बस वहां पूरी हो जाती है। इसके लिए ये उसके पक्ष से तो बराबर नहीं है। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मैं आता हूँ और उसकी शेयर करता हूँ, और हम उसका एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, और 2-3 महीने में एक बार उसको हम डालेंगे। वो सीधा आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वो प्रोग्राम शूट करके आपको हम दिखाएंगे, ताकि वो आप देख ले, उसको पता ना चले। जी ओके जी, मोहित जी जी। जी हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी मैं ये पूछ रहा था कि अपनी जो गुरुकुल शिक्षा में गणित का क्या स्थान रहता है? जैसे व्यवहारिक गणित, जैसे आम तौर पे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसकी कोई लागत निकालनी हो, कोई चीज़ निकालनी हो, तो हम पढ़े हुए हैं, 80-80 नंबर आए हैं हमारे हमेशा, लेकिन हम नहीं निकाल पाते, और हमारे जी। पिताजी, दादाजी निकाल लेते हैं। एक वाह वाह भैया। एक वैदिक गणित, और दूसरा हम्म, ये धातु धातु विज्ञान का भी कोई स्थान होता है? जैसे यदि हमारा सोने चांदी का काम है, मैं आगरा से हूँ, और पूरे इंडिया में आगरा और राजकोट 2 बहुत बड़े केंद्र हैं सोने चांदी जी के। हम्म, तो जैसे हम अपने बच्चों को धातु विज्ञान सिखाना चाहें, तो अपने गुरुकुल में कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है? जी एक बात पहले, स्पेशलाइजेशन ये गुरुकुल में अभी स्पेशल धातु का सिखाना चाहे तो नहीं, पहली बात।
उसका एक विषय होता है धातु विज्ञान का। ये आपने बताया, वो तो है हमारे एक विषय है पूरा धातु के विज्ञान का, क्योंकि आयुर्वेद की सारी जो भस्म बनती है ना, वो धातु से बनती है। तो इसके लिए धातु को पहले धातु का परिचय बहुत आवश्यक रहता है, इसके लिए है। अब यहाँ का जो सिखाने का ढंग है वो एक बार आप समझ लीजिए कि गणित वो बहुत उपयोगी विषय है, बराबर। गणित उपयोगी विषय है, इसके लिए वैदिक गणित, उसके पहले ये हमारा जो लौकिक गणित होता है उसको सिखाते हैं, और उसके बाद वैदिक गणित की शुरुआत करते हैं। ये एक गणित को तो आना ही चाहिए व्यक्ति को, थोड़ा जोड़ घटाना वगैरह वगैरह बहुत कुछ उसको सिखाते हैं हम गणित के विषय पर। दूसरी बात होती तो ये गणित तो सिखाते हैं तो उसको गणित अच्छी आती है, उससे उसका लॉजिक भी अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि धातु की बात आए तो ऐसे विषय हम क्या करते हैं कि अभी परसों ही आए थे एक कुमार भाई करके, राजकोट के बहुत बड़े पेंटर है, जो राजकोट के फर्स्ट 3 नंबर के पेंटर होंगे उसका उसमें नाम है। बड़े बड़े थिएटर में उनके पोस्टर लगते हैं पेंटिंग किए हुए। बहुत मंदिर हम कल परसों गोधुली वाले वीरेंद्र जी भी आए थे, उन्होंने अपने फोटो फेसबुक पर शेयर भी किए होंगे आपसे, गुजरात की यहाँ पर, तो उनको भी हमने वहां बुलाया था। हम लोग बच्चों को लेकर वो मंदिर दिखाने के लिए गए थे जहां पर उन्होंने वो पेंटिंग की थी। तो वो पेंटिंग के लिए जब जब उनको छुट्टी होती है 1 महीने में 4 दिन वो संस्कृति गुरुकुल पे सिखाने के लिए आते हैं, जो पहले वानप्रस्थ करता है। उनके पास जो ज्ञान होता है ना वो पेंटिंग टीचर के पास नहीं होता है, वो चाहे पीएचडी भी क्यों ना हो, क्योंकि इसका अनुभव से आया हुआ ज्ञान है। और उनकी उम्र 77 साल है, 77। उसके 3 पीढ़ी तक ये काम करते थे और अभी भी 2 पीढ़ी इसी में काम करती है यहाँ पर, और बहुत ही लगन से सिखाते हैं। तो तुरंत बच्चों को ड्राइंग आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है, ये सब कुछ उस तरह तुरंत सीख लेते हैं हमारे बच्चे, उनके पास इतना घुल मिल गए हैं बच्चे। तो हम ये चाहते हैं कि जो अनुभवात्मक ज्ञान जिस वानप्रस्थी के पास है, राजकोट में ऐसे ऐसे कारीगर है चांदी के जो वानप्रस्थ है अभी, और सोना चांदी वगैरह को वो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, ऐसे देखकर वो बता देते कि ये इतना कैरेट, ये इतना कैरेट, ये। अभी तो जो नया बैठा है दुकान पर वो तो बहुत कुछ उपयोग करता है साधन वगैरह का और उसका, लेकिन इनकी पास नजर ऐसी है, और कैसे उसको सिखाया जाए वो इसके लिए तो उनको भी हम बुलाते हैं यहाँ सिखाने के लिए। कि जो फील्ड के व्यक्ति है, स्कूल में ये व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है। वो बड़ा चित्रकार आए, लेकिन वो यदि आए और वो बताए कि भाई मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो स्कूल वाले कहेंगे वो हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है चित्र का, और है तो उसका टीचर नियुक्त हो गया है। तो बड़े से बड़े ज्ञानी का लाभ कैसा लेना है वो सिस्टम स्कूल में नहीं है, गुरुकुल में है। उस दिन हमारे भी क्लास की छुट्टी कर देते हम, क्योंकि वो एक बहुत महत्व का है कि ज्ञानी का लाभ लिया जाए। तो ऐसे हम धातु विज्ञान सिखाते हैं, उसकी भस्म बनाने में धातुएं काम आती है, इसके लिए हम धातु का विज्ञान उसको अच्छी तरह से सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं जी। तो दोनों विषय है, गणित भी है और धातु भी है, धातु विज्ञान भी है जी। नेक्स्ट यालनी जी। प्रणाम गुरुजी, हाँ मैं तमिलनाडु से मगेश बोल रहा हूँ जी। मेरे बेटी सिर्फ तमिल जानती है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं जानती है, तो उधर गुरुकुल में पढ़ने के लिए ठीक रहेगा? मेरे को मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, अब देखिए जो साउथ इंडिया से आते हैं, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि जल्द से जल्द साउथ इंडिया में एक गुरुकुल बने। उसमें 2-3 बातें हैं। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई भेदभाव है ही नहीं पूरे भारत में। मैं नहीं किसी की कास्ट पूछता हूँ, नहीं किसी का प्रदेश पूछता हूँ। भारतीय होना मेरे लिए बहुत काफी होता है। लोग इंटरव्यू आने के लिए गए थे, उसको आप पूछ सकते हैं। मैं कभी किसी का कुछ व्यर्थ की बातें मैं पूछता ही नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं है साउथ नॉर्थ का। थोड़ा आहार में यहाँ पर अलग होता है, जो साउथ में पहले से उनको साथ में हो गया आहार, वो बाद में यहाँ पर अलग होता है। एक बात, वातावरण अलग होता है। दूसरी बात, थोड़े बहुत आप चेंज होते, थोड़े बहुत मतलब फर्क होता है, वो है भाषा में। खास करके यहाँ को देखकर हमने हिंदी रखी है, तो हिंदी से लेकर संस्कृत तक जाते हैं। तो या जो मोस्टली यहाँ के लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, मतलब नॉर्थ भारत के, नॉर्थ इंडिया के।
साउथ इंडिया के लोग ज्यादातर उसको तकलीफ होती है थोड़ा उसके कन्वर्सेशन में, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वो कहीं, और आप यदि चेन्नई पर आपका नजदीक है या वहां पर एक दो गुरुकुल है, मैं उनको आपको बता सकता हूँ, वहां पर आप उसकी सुविधा के अनुसार वहां एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरी बात, दूर भी बहुत होता है यहाँ से, तो ये भी 2-3 बातें हैं, आप उसके ऊपर विचार कर लीजिए। और यदि वहां पर यदि आपकी ऐसा नहीं हुआ सेटिस्फेक्शन, तो हम यहाँ पर भी विचार करेंगे, इसको ले लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमको, कोई भेदभाव नहीं। आप केवल सोचिए, यहाँ पर आहार विहार जो हमारा है वो यहाँ के अनुसार है, तो यदि वो उसको कोई तकलीफ ना हो शारीरिक दृष्टि से, तो ये कोई तकलीफ नहीं। ठीक ठीक है, पहले आप वहां पर देखिए, एक दो गुरुकुल का मैं आपको नंबर भी दूंगा, यदि वहां पर हो जाता है, अच्छा आपको संतोष होता है, तो वहां पर करिए, नहीं तो हम यहाँ पर रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है विनय जी। हाँ जी जय गुरुदेव। किसी ने रखा है ऐसे, वो गुरुकुल है, वो प्रामाणिक गुरुकुल के नाम दीजिए। किसी भी गुरुकुल किसी का नाम हो, उसकी कोई परंपरा न हो, क्या सिखाते हैं, कहाँ पढ़े हैं, उसका कोई वो न हो, तो ये गुरुकुल आप पहले हम उसको देंगे। आप गुरुकुल सजेस्ट मत कीजिए, आपको पता नहीं है, आपको केवल नाम पता होता है, कोई गुरुकुल नाम रख देता है, तो कम से कम आप लोग किसी को भी सजेस्ट करें तो दवाई सजेस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन गुरुकुल सजेस्ट ना करें किसी के, वो बहुत बड़े निर्णय का मामला होता है। एयरपोर्ट में आप कहते हैं किसको एयरलाइंस में ड्राइवर रखना है, पायलट रखना है, उसमें आप कोई राय देते हैं, अपनी नहीं देते हैं ना। तो आप नेता कौन सा होना चाहिए वो आप दे सकते हैं कि भाई चलो ये ठीक है, ये नहीं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए कभी भी किसी को करे तो उसको एक आप जानकर करे, उसको क्या होगा, वहां बिठाने के बाद क्या होगा, और ज्ञान देने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी कोई परंपरा है, वो कहीं से ज्ञान लिया है, संस्कृत आता है, शास्त्र आते हैं, कौन सी परंपरा है, गुरु कौन से है उसके, ये सब जानकर करे। बाकी गुरुकुल केवल नाम से बहुत भारत में है, तो इसके लिए इतना आप थोड़ा संयम रखें, वो हमको करने दीजिए थोड़ा काम। वो हम उनको सजेस्ट करेंगे, उनका नंबर देंगे, और वो भी कहेंगे कि आप भी वहां पर देख लें। तो बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसके लिए वो हम कह रहे हैं, कोई द्वेषभाव नहीं है, वो उतना काम तो हमको करने दीजिए कम से कम। जी, तो बताइए आगे। विनय जी। जी गुरुजी, मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। हाँ। सो वो इधर कन्नड़ में ही बात करती है, इसलिए कर्नाटक आप में आए वैसा हिंदी बोलिए, कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई उसमें है नहीं, मैं समझ जाऊंगा, आपका भाव समझ जाऊंगा। ओके। मेरी बेटी को हम 3 साल से बोल रहे कि उसको गुरुकुल जाना है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, हम पेरेंट्स भी मेंटली प्रिपेयर्ड है, पर मेरे को थोड़ा वो इमोशनली वो थोड़ा अटैचमेंट अभी भी है। अभी वो 6 साल की है, इसलिए भेजने के लिए थोड़ा अटैचमेंट है। और ग्रैंड पेरेंट्स इतना एक साइड तो वो एक्सेप्टेड, अनदर साइड दे हैव नॉट एक्सेप्टेड टू सेंड टू गुरुकुल। हाउ डू आई कन्विंस अब ये देखिए, मैं क्या काम करूं, उसको छोड़ के मैं मेरा जीवन कैसे बिताऊं, वो थोड़ा मेरा प्रश्न था। नहीं, मैं समझ गया कि वो यदि कन्विंस नहीं है ग्रैंड मदर फादर, तो हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, बच्चों का जब आत्मा की विकास की बात आए तो सारा गुण बातें हो जाती है, मुख्यता से तो यही बात रहती है उसकी, बराबर। तो इसके लिए अब सबका हम सोचेंगे यदि कि उसको मंजूर नहीं, उसका मंजूर नहीं, उसका मंजूर नहीं, तो नहीं। शिक्षा में केवल इसकी बात देखनी, इसके विकास की बात है। तो 2 साल आपके पास है, 8 साल से हम लेते हैं, कोई भी गुरुकुल पे आप 8 साल पर भेज सकते हैं, उतना स्वावलंबन तब आ जाता है। ठीक है, तो उसकी बात हम आगे करने वाले हैं अगले सेशन पे। तभी आप ये प्रश्न को रखिए यदि नहीं हुआ तो, कि पेरेंट्स का क्या दायित्व है, और जब भी आप स्कूल घर पे करते हैं तो आप उसका अटैचमेंट आपको कम करना होगा, वो उसके और आपके दोनों के हित के लिए, समझ गए ना आप। वो एक दोष होता है। अब देखिए, अति लाड करना, चाणक्य ने क्या बताया, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 वर्ष तक तो उसका लालन पालन करो, जैसे ही 5 के ऊपर हो जाए तो उसके एक दूरी बनाना शुरू करो, उससे एक ये करो ताकि उसको जब आप अलग करते हो तो वो दूरी उसको आदत हो दूरी की।
बहुत माता पिता है ये ओवर कर देते, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप महाभारत में बताया कि अति का कभी भी अच्छा परिणाम नहीं आता है। दुर्योधन की माता ने दुर्योधन को बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा रखा तो दुर्योधन बिगड़ गया। हमारे सामने की बात है ये, बराबर है। तो इसके लिए पहली बात आप देखिए कि अति उसको न करे, उसको साहसता से तैयार इस तरह से करे कि उसको गुरुकुल ही करे। जैसे शादी आप कर देते हैं कि बच्ची बड़ी हुई, कितना भी प्रेम हो, माता पिता क्या भगवान से मांगेंगे, उसको अच्छा वर मिले ऐसा कि वो घर पर ही रहे। ऐसा आप सोचिए क्या मांगते हो, आप हो तो आप क्या मांगोगे। और ग्रैंड फादर और मदर को भी पूछ लीजिए ये बात आप मेरे तरफ से, कि गुरुजी पूछ रहे थे कि आप ये बड़ी हो जाए 20-25 साल की, तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करोगे, उसको अच्छा ससुराल मिले ऐसी प्रार्थना करोगे कि नहीं नहीं वो इधर ही रहे, इधर भोजन अच्छा बनाती है। उसमें लोग कहते कि नहीं उसकी सही जिंदगी तो वहां पर है, उसके ससुराल अच्छा मिल गया, हम आज है कल नहीं। तो बड़ा तत्व ज्ञान उसमें उतर आता है तुरंत ही ब्रह्मा का, कि हम आज है कल नहीं तो आगे क्या। अब वही बात जब गुरुकुल की आती है तो सीधा कहते हैं अटैचमेंट बहुत है। गुरुकुल अपना घर नहीं है, ये तत्व ज्ञान उसको समझाना है कि जैसे बच्चों बेटी का सही एक घर ससुर होता है, तो ससुर के पहले का गुरुकुल होता है। तो ये हम धीरे धीरे उसको समझाएंगे कि ये एक मतलब बहुत ही सही साइंस है। तो इसके बाद हम आगे के लेंगे। जी राजेश गुप्ता जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। गुरुजी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, राजेश गुप्ता। हाँ हाँ समझ गया, बोलिए। जी तो हम जो है आपको पता ही है कि पिछले साल लॉकडाउन हाँ से पहले आपका नाम है यहाँ पर, आपका फॉर्म भी है। हाँ जी जी जी, पुराने अच्छा। जो लोग आए थे उनको बुलाने वाले हम नवंबर दिसंबर में। जी मेरे को बता दीजिए कि क्योंकि ट्रेन की टिकट बुक करानी होगी हाँ तो। अभी आपकी देर है, नवंबर दिसंबर में आपका क्रम आएगा। अच्छा एक बार इंटरव्यू हो गए, उसको दूसरी बार जब हम बुलाते हैं तो यहाँ पर पुराने व नए जो लोगों का पूरा हो जाएगा तो आपको हम बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो बच्चे की जो तैयारी है अभी हम तो यही करवा रहे हैं, थोड़ा बच्चे को जल्दी हाँ उठा देते हैं और जी, नहीं वो जो पूरी भी तैयारी करवाइए अभी तो। जी उसको जी जी आपको मानिए कि मिलिट्री में भेजना होना, हाँ जी। तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। आप थोड़ा सा मुझे और बता दीजिए कि मैं इसको और जी क्या नहीं करवाऊँ। वो तो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट अगले सेशन। पेरेंट्स के विषय का है ना, वो मैं अगले बार बताने वाला। अच्छा अगली बार बताएंगे, ठीक है। जी हाँ, तो वो पूरा विषय ही सेशन ही है, इसके लिए आप ज्वाइन हो जाइए उसमें। नेक्स्ट बुधवार को से नेक्स्ट बस। दीपेन जी। हाँ गुरु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी लड़की है तो मतलब उसको क्या फैमिली वालों को ऐसा होता है कि लड़की है तो लड़की को नहीं बेच सकते, अगर लड़का हो तो लड़के को बेच सकते हैं, हाँ तो वो फैमिली में कैसे कन्विंस करे कि मतलब आप समझ सकते हैं ना कि हाँ लड़की है तो मतलब वो। मैं समझ गया, पूरी बात आपकी समझ गया। अगली बार मैं ये विषय कहता हूँ, अभी फिलहाल आप इतना पूछिए कि लड़की को स्कूल भेजते हैं कि मतलब स्कूल में तो क्या होता है कि सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं, लेकिन ये गुरुकुल में रखना होता है ना, तो वो मतलब उधर ही उसको स्टे करना होता है, तो हाँ, तो उसकी कोई वजह बात से नहीं। घर वाले थोड़े मतलब ऐसे है कि मतलब लड़की को नहीं बेच सकते, अगर लड़का हो तो बेच सकते हैं, तो उसका कुछ सॉल्यूशन अगर मिल जाता ना तो वो अच्छा तो होगा। आपको मैं अगली बार बताऊंगा, आप अगले वीडियो में ज्वाइन होइए। लेकिन सॉल्यूशन आप अपने रीत से ही कर सकते हो उसका। आप धीरे धीरे समझा सकते हो उसको, ऐसी बात नहीं है कि तात्कालिक करें, धीरे धीरे समझा सकते हो उसको, अनेक एंगल से समझा सकते हो उसको। लेकिन ये तो कोई नहीं रहा कि बच्चे दूर जाए तो उसकी सुरक्षा का क्या वगैरह, तो एक बार आ सकते गुरुकुल देखने के लिए। ऐसी असुरक्षा तो यहाँ कुछ है नहीं मतलब। तो इसके लिए आपको ही वो विशेष प्रयत्न करना है, बराबर। ऐसा कोई मैं माला जादू वगैरह नहीं देता हूँ कि ये भाई माला रख दो तो आप कन्विंस हो जाएंगे माता पिता, ऐसे। ठीक है, तो वो अगली बार हम इसी के विषय पे ले रहे हैं, किसे उसको कन्विंस करें। जी आगे सतीश जी। प्रभु, हाँ जी मेरे अनुभव से मेरा प्रश्न है कि हाँ हमने हमारी बेटी जब 3 साल की थी तब हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया था। उसी दौरान हमारा एक सेम गुरुकुल फॉर्मेट पे एक समूह थे जिसके कांटेक्ट में हम आए थे और हमें काफी अच्छा लगा।
बट क्या उसके फॉर्मेट ऐसा 7 साल तक वो लोग क्या अप टू 7 इयर्स 7-8 साल बच्चों जो समूह होता है वो बच्चों को पढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर गार्डन में, फिर उसके बाद 8 साल पर वो गुरुकुल में जाते हैं। तो हमें वो अच्छा लगा फॉर्मेट। मेरी वाइफ मेरी पत्नी भी उनके साथ जाती थी और उनके जब बट जो बात थी उनका ये सब था नियमितता ये सब होने चाहिए। बट हमारा अनुभव कैसा रहा कि ना वो बच्चों में उतना वो लोग ध्यान देते थे। सेकंड थिंग जो नियमितता होनी चाहिए वो नहीं थी। तो हमने फिर हमने उस टाइम लेकिन बच्ची को स्कूल से एडमिशन कैंसिल करके किया था। बट अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमने 2 साल के बाद फिर से एडमिशन ले लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें आपका डर लग रहा है। नहीं, एक प्रश्न आपका फिर से मतलब ये मैं पूरा समझ गया। आपको डर लग रहा है कि गुरुकुल पे होने के बाद फिर से ऐसा होगा क्या, यही आपका प्रश्न है? कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है कि मेरी बच्ची का भविष्य जो एक अनुभव हो चुका है, इसलिए हम दूसरा एक रेफरेंस चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बस वही थोड़ा उसमें देखिए ऐसा आप ये घटना को सहजता से भी ले सकते हैं, बड़ी दुर्घटना से भी ले सकते हैं। मैं तो इसको कोई दुर्घटना नहीं मानता हूँ, मैं तो सहजता मानता हूँ। ऐसा होना सहज है, ऐसा होता आ रहा है। आप धंधा भी करेंगे तो एक धंधे पे आप सफल नहीं होंगे तो आप धंधा तो नहीं छोड़ देंगे, आप दूसरा धंधा करेंगे, दूसरे धंधे में भी नहीं तीसरा धंधा करेंगे। वही कितना संकल्प आपका बड़ा है उतना आपका असफलता पचाएंगे। दूसरी बात रहेगी कि गुरुकुल में बहुत लोग बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं और सभी प्रयत्न करने वाले को मैं तो उच्च कक्षा का मानता हूँ। ये मैं वो लोगों भले ही उनके पास फॉर्मेट न हो, वो आदर्श तो ये है कि कोई बहुत अच्छी तरह से गुरुकुल पे अभ्यास करके वो करे, लेकिन अपना दायित्व समझकर कोई ऐसा कर रहा है, मुझे वो पता है। लगभग आप किसकी बात कर रहे हैं वो मैं पूरे भारत की संस्थाओं को जानता हूँ। इसके लिए आप 2 शब्द बताएंगे, चेन्नई वाले 2 शब्द बताएंगे या कर्नाटक वाले, तो मुझे पता हो जाता है कि ये किस गुरुकुल की बात है। कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए ऐसा होता रहता है। दूसरी बात क्या होती है कि एक जो संप्रदाय का ट्रेंड है ना, जो आप जिसकी बात कर रहे हो, वो संप्रदाय सामाजिक कार्य करने वाली कोई भी संस्था यदि गुरुकुल करती है तो उसमें बहुत कुछ लिमिटेशन आ जाती है, और या तो उसके निकल कर कोई गुरुकुल करता है तो भी बहुत लिमिटेशन आ जाती है। गुरुकुल परंपरा एक अलग वस्तु होती है और इस तरह का गुरुकुल एक अलग वस्तु होती है। तो इसके लिए वो प्रयोग होता है और प्रयोग में तो सफल असफल कुछ होता रहता है। तो इसके लिए उसमें कोई दुर्घटना नहीं है, ये ऐसा होना स्वाभाविक है। आप पुनः मेरे तरफ से यदि आप कहते हैं मेरा क्या इसमें विचार है या मेरा क्या उसमें सजेशन होना चाहिए, तो गुरुजी के पास तो ऐसे ऐसे लोग आते थे जो 10-10 साल से गुरुकुल को ढूंढते थे। एक साल गुरुकुल लेकर आए थे, फिर वापस आए थे, फिर कहीं दूसरी जगह आए थे, फिर आए थे और फिर गुरुजी के पास पहुंचे थे। तो इसमें कोई आपके 1-2 साल वो भी शिक्षा जैसे मुख्य कार्य में गए हैं, तो उसमें तो मैं उसका एक स्टेप ही मानता हूँ। उसमें अवश्य ही आपने जो एक निर्णय लिया था वो रास्ता आपका सही था, वो तो मैं अभी भी बताता हूँ, उसमें कोई गलती नहीं थी। वो रास्ता तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है ऐसे छोटे छोटे विघ्नों पर हमारा संकल्प कम हो जाएगा। तो ये तो अभी गुरुकुल शिक्षा उस अवस्था में है जब ऐसी बातें होने ही वाली है। जब भी कोई व्यवस्था ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है तब ऐसी घटनाएं घटती रहती है। उसको हमको बड़ी नजर से देखना चाहिए और जिसने भी जिसके कारण हुआ है उसको भी एक कृतज्ञता के पक्ष से देखना चाहिए। गुरुजी ने भी थोड़ा बहुत स्कूल में अध्ययन किया किसी के, वो इतने कृतज्ञता उसमें थी कि गुरुजी ने अपने शिक्षक जो एक संस्कृत को राम रामो रामा पढ़ाया था और एक गिनती सिखाई थी दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा से, तो उनको भी पैर छुआ था कि आपके कारण मैं 1-2 अंक आपने सिखाए तो मुझे वेदांत के करोड़ों के गुणाकार आ गए, न्याय दर्शन के मैं करोड़ों को गिन पाया क्योंकि आपने मुझे बोर्ड पे लिखकर सिखाया। तो मेरी दृष्टि से तो ऐसा है कि इतनी बात से आपको विश्वास नहीं आपका उठना चाहिए, आपका संकल्प बढ़ना चाहिए। कोई बात नहीं, 1-2 साल देर से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप और
देखिए और गुरुकुलों को देखिए। भारत में तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ढूंढने वाले को तो यहाँ भगवान भी मिल गया है, तो गुरुकुल तो क्या बात है। तो इसके लिए मिल जाएगा आपको भी। इसके लिए ये जो भी हुआ है उसमें तो आपको अच्छा है कि आपने एक अपने बेटे या बेटी पर, खास करके बेटी पर आपने ये एक रिस्क लिया, और इसका ऐसा हुआ कि वो बंद हो गया, कोई कारणसर हो गया होगा ऐसा, लेकिन वो कोई गलत नहीं है उसमें कुछ भी, उनका भाव तो सही ही है, और ऐसा तो हमारे से भी होता रहता है। इसके लिए आप एक बार उनका मनन चिंतन करें, हमारे जो शिविर है उसमें जुड़े, उसको समझाने का घर वालों को भी प्रयत्न करें, आपकी बेटी है तो उनको भी करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। तो उसमें वही मनुष्य हुआ हो तो हम फिर से एक सही उसको मतलब मार्गदर्शन देकर कर सकते हैं। नियमितता इसको आप कह सकते हैं कि नियमितता से हम कम से कम आप हमारा क्लास ज्वाइन करें। इसके लिए थोड़ा थोड़ा उसमें से आपको नया नया पता चलता जाएगा, श्रद्धा बढ़ती रहेगी, फिर आपको ऐसा लगे कि कहीं गुरुकुल पे करना है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आप कहेंगे हमारे गुरुकुल में भी आप आ सकते हैं, आप कहेंगे आपके नजदीक हो ऐसे गुरुकुल में जाना है तो मैं उस विषय पे भी करूंगा, या भारत भर के गुरुकुल पे कहीं पर भी उनके योग्य स्थान हो तो मैं अवश्य करूंगा। तो इसके लिए हमारे लिए तो हर एक बच्चा में एक संभावना छिपी है, और उसको आचार्य का लक्षण यही होता है, वो संभावना को प्राणांत जोखिम लेकर भी वो मतलब निकालने का प्रयत्न करे। एक भी चांस ऐसा नहीं जाना चाहिए जो एक भी व्यक्ति उससे कोई छोटी बात से अलिप्त रह जाए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसी छोटी बात से तो अलिप्त नहीं रहे, फिर से प्रयत्न करें। मेरे साथ भी ये घटनाएं घट चुकी है, मैं भी कोई सीधा गुरु जी के पास तो नहीं पहुंचा था, मैं भी बहुत कुछ जगह पर गया था पहले, और सब जगह पर ऐसा अनुभव हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं तो बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि विश्राम स्थान हो सकता है, वो विश्राम स्थानों पर करते करते कहीं ना कहीं तो हमारी मंजिल मिल ही जाती है। जी श्रीशैल जी अपना मेन वॉलंटियर। गुरुजी नमस्ते। जी गुरुजी, राजेश्वरराव जी से आपका पहचान हुआ, आरोग्य की दृष्टि में बहुत सारा फायदा हुआ हमारे फैमिली में। जी। और एक क्वेश्चन था जी, अभी हम जो आप बोल रहे हैं, जो आपके साथ हम जुड़कर काम करना चाहते हैं, यही एक संगठन बनाकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं राजेश्वर राव जी को भी, और हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत लोग सारे लोग आ रहे हैं मगर बीच में कंटिन्यूअस नहीं रह पा रहे हैं। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है, मैं भी राजेश्वर राव जी को देख रहा हूँ, 4 साल पहले भी उन्होंने मेरा प्रोग्राम बेंगलुरु में कराया था। एक अभी हमारा काम गुरुकुल का करना हो तो गुरुजी की मैं थोड़ी बातें आपको बताता हूँ। हम कभी कभी निरुत्साही हो जाते हैं, कभी कभी हमारा भी उत्साह डाउन हो जाता है कि भाई ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि कर रहे हैं कितना वो अपने आप को ही पता होता है कि इस कितना कठिन काम है। तो इसके लिए सब कोई कर रहा है, बड़े बड़ी गुरुजी ने बताया कि गंजे व्यक्ति हो, अर्थात जिसके ऊपर बाल न हो सिर पर, ऐसे गंजे व्यक्तियों का समूह हो, और वहां पर आपको कंगी बेचनी, कंगी को जानते हैं ना आप, वो बाल संवारने वाली कंगी होती है, उसको बेचना है आपको, सेल्समैनशिप करनी। किसकी? कंगी की। कहाँ पर करनी है? जिसके बाल। अब वो समझाना कितना कठिन होगा कि आपको कंगी की आवश्यकता है, बोलो आप बेच पाओगे वहां पर कंगी? कठिन है। आप समझ गए, उदाहरण को समझ गए आप? हाँ जी। हाँ, तो वो कंगी को, कौम को आप बेच पाओगे वहां पर? नहीं, तकलीफ होगी। तकलीफ होगा। उतनी तकलीफ गुरुकुल को समझाने में है। उसके पास जो बाल होने चाहिए वही नहीं है, और हम कंगी बेचने को जा रहे हैं। तो इतनी तैयारी है तो गुरुकुल को पकड़ना। गुरुजी ने ये हमको अंतिम बताया था कि उतनी तैयारी है आपके पास, इतना कॉन्फिडेंस है कि तो भी मैं कंगी उसको दूंगा, पहले मैं बाल उगाऊंगा उसको तेल देकर। इतना मेरे तेल पर विश्वास है आयुर्वेद का। तो पहले तो हमको तेल को ले जाना है, कंगी को नहीं ले जाना है। पहले बताना है कि देखो आपके बाल नहीं है, और बाल नहीं होना वो अच्छी बात नहीं होती, इसके लिए बाल उगाइए आप। वो है वैदिक पेरेंटिंग, समझ गए ना आप? हमको दिखाना है कि आपको स्कूल से क्या नुकसान होता है, वो आप
अभी जगह नहीं है, आपको गृह शिक्षा चाहिए, वही बताना है। सीधा गुरुकुल उसको लगेंगे, उसको लगेगा कंघी की मुझे जरूरत नहीं, बाल नहीं है मेरे पास। पहले उसको बताना है कि ये बाल उगाइए, ये तेल आंवले का है, और बाल उग गया तो वो व्यक्ति को लगेगा कि जिसका तेल इतना पावरफुल, उसकी कंघी भी अच्छी होनी चाहिए, तो कंघी भी आपसे लेगा वो। तो इसके लिए क्या होगा कि थोड़ा, अब बाल उगाने में कितनी देर लगती है और कंघी बेचने में, तो ये बाल उगाने से शुरू करना, इसके लिए देर की बात है। देखो ये 4 साल हो गया बाल उगाते उगाते, राजेश्वर जी ने जो कार्यक्रम किया था 4 साल हो गया बेंगलुरु में, अब तक बाल नहीं उगे हैं, तो अब तक गुरुकुल का डिमांड नहीं आया है। लेकिन आपका ये विचार आया तो बहुत अच्छी बात हो गई कि लोगों को थोड़ा जगाते हैं। पहला काम ये करना है संगठन बनाने से पहले कि लोगों को जागरूक करना है, फिर लोग ही बना देंगे संगठन, या हम भी उसको मार्गदर्शन करेंगे, हम सब लोग बना देंगे। सबसे पहला काम जगाने का करते रहना है कि उसको जिज्ञासा बढ़ेगी, उसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं कि मैं बोलता रहूंगा, आप प्रचार करते रहिए, बराबर है, मैं थकूंगा नहीं, शायद थक जाऊं तो आप मुझे फिर से मुझे वो कर देना कि भाई गुरुजी ठीक है, बहुत बड़ा काम है, आप मुझे ऐसा ये करना, बराबर है, उत्साहित करना। तो इसके लिए क्या होगा कि ये बढ़ाते जाएंगे, तो आज 200 जुड़े हैं, एक दिन मुझे विश्वास है कि 1000 लोग भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि समस्या है, वो सही बात है, हमको केवल उसको रियलाइज कराना है। वो समस्या को पहचानते नहीं है, उसके पास समाधान नहीं है। बहुत सारे गुरुकुल को बहुत सारे लोगों ने दाव लगाया है, जो अभी भाई ने पूछा, तो उसका क्या कारण हुआ, क्योंकि वो लोग भी हमसे जुड़े जो लोग कोई ना कोई शिक्षा का कार्य कर सकते हैं। वो क्या चाहते हैं, संस्कृति गुरुकुल तो कोई अलग संस्था है, हमारा तो अलग है, इसके लिए अपने रीत से प्रयोग करते जाते हैं। अब जो हमने 15 साल पहले कर दिया वो करते जाते हैं, और 1-2 साल में फर्क पड़ता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा होता हमसे ही पूछ लेते, ये राष्ट्र की कितनी शक्ति बच जाती। तो हमसे पूछ लेते तो हमने तो पहले ही कर दिया है सब प्रयोग, गुरु जी ने तो हमारे से पहले ही कर दिया है, तो उनका सब अनुभव है, वो काम में क्यों नहीं लेते हैं। तो उसने लिए वो संस्था वालों को भी अपना अहंकार बाजू पर रखना है, कम से कम गुरुकुल का विषय आए तो हम उसमें अधिकृत है और उसके हम प्रमाण देते हैं। इसके लिए उन लोगों को भी कार्य करना, और हम तैयार है। हम ऐसा कहाँ करते हैं कि हमारा नाम रहना चाहिए कि मेहुल भाई आचार्य का बोर्ड लगाओ या बड़ा फोटो निकालो इस एंगल का। मेरे पास फोटो भी नहीं है 4-5 के अलावा, और छठा फोटो गुरु जी का एक फोटो है, तो इसमें हमको कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन वो कार्य करे, वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपनी शक्ति को राष्ट्र के काम में लगा सकते हैं। इसके लिए वो भी ये सोचे। आपका विचार बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों को भी जोड़ेंगे कि जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये हम भविष्य में अवश्य ही करेंगे। और हो सकता है दक्षिण भारत से ही शुरुआत तो हो, क्योंकि अच्छे कार्यों की जन्मभूमि दक्षिण भारत बना है व्यवस्थाओं की, तो इसमें भी वो एक हो सकता है कि एक बड़ा काम की मैं तो बहुत बड़ी संभावना देखता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीशैल जी, और रात भर जो है स्प्रेड करते हैं आचार्य जी, बहुत जी 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 वाह वॉलंटियर है जी जी। नहीं, बहुत प्रयत्न हो रहा है, और उसका परिणाम आपको तो, आपका जो लक्ष्य है वो तो आप चालू करें, मुझे तो दिखता है, क्योंकि आपके कारण सब लोग पूछते हैं कि कब गुरुकुल चालू होगा, क्या है कोर्स, क्या है वो, कहाँ है, किस तरह से है। तो वो एक जिज्ञासा जग गई है, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं सबके कॉल नहीं ले पाता हूँ 3 से 5 के बीच में। इसके लिए लोग निराश भी ना हो कि गुरुजी पर्पसफुली नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं है। मेरे पास कॉल्स बहुत ज्यादा है और काम, इसलिए 2-3 बार ट्राई करे, थके नहीं बिल्कुल। 2-3 बार ट्राई करे, बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। वो गलत मत लगाइए, मैं काम में होता हूँ तो आपको जवाब ठीक से नहीं मिलता हो तो गलत नहीं, मेरा भाव गलत नहीं है। और मैं तो चाहता ही हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सीखे और प्रचार करें, और ये काम का परिणाम अवश्य आने वाला है। तब कभी भी भगवान ने बताया है ना कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। कल्याण करने वाला, कल्याण का काम करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, निष्फलता को प्राप्त नहीं होता है। अवश्य ही बीज तो चला गया है जमीन पर, वो कभी ना कभी लोग ऐसे योग्य आते ही रहेंगे। गुरु जी को ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम 5 पीढ़ी तक चलने वाला है, ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने दिया। गुरु जी की खुद की 60 की उम्र थी, तब एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था कि वो गुरुकुल से निकलकर गुरुकुल करता था। सब कुछ आयुर्वेद सीखकर, कुछ सीखकर धंधा करते थे, या कोई अपना जीवन चलाने के लिए कुछ करते थे। गुरु जी को विश्वास था
कि कहीं ना कहीं मेरे विद्यार्थी ऐसे तैयार हो जाएंगे कि गुरुकुल को अगली पीढ़ी तक ले जाएंगे और इसी तरह से इसी सिद्धांत के अनुसार ले जाएंगे। तो आज मेरा सौभाग्य कि मैं इसको वहन कर रहा हूँ। तो आगे भी हम चाहते हैं कि आगे पीढ़ियों तक का काम ये चलाना है। इसके लिए हम जितना ज्यादा संकल्प को बढ़ाएंगे, भारत में केवल मैं तो एक ही देख रहा हूँ इतने पुस्तक पढ़ने के बाद कि आशा की किरण एकमात्र बच गई है, तो वो गुरुकुल है। उसी से सारी व्यवस्थाओं का जन्म होगा। जब तक यहाँ से विद्यार्थी निकलेगा नहीं, तब तक मैं एक व्यवस्था का मैं एक बार वो मेरी आचार्य की मर्यादा के बाहर है। इसके लिए मैं उसके नाम ठाम नहीं बता सकता हूँ, सोशल मीडिया में नहीं आ सकता हूँ ओपनली। लेकिन यदि हम विचार करें तो गवर्नमेंट ने जितनी भी गायों के लिए संस्थाएं बनाई, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का अभाव था। मॉडर्न जिसका लोगों ने प्रचार करके लोगों को मोटा मोटा बनाया, उन लोगों ने गायों के नाम पर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, खेती के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया। बहुत भ्रष्टाचार करने के बाद ये स्थिति आ गई कि गुरुकुल शिक्षा से निकला हुआ व्यक्ति के पास ही एक, और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, एक अधिकारी का नाम लेकर मैं प्रूव कर सकता हूँ। मेरे पास इतने प्रूफ होते हैं कि ऐसे में नहीं बोलता। संस्कृत आर्य गुरुकुलम तो चैलेंज गुरुजी ने दी है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम का विद्यार्थी एक भी रुपया किसी का मुफ्त लिए, एक भी लालच में वो आ जाए तो बताना, गुरुजी ने बताया तो प्रूव होता है कि मैं नरक में। गुरुजी ने यह कहा यदि ऐसा विद्यार्थी होता है तो प्रूफ करता है कि मैं नरक में हूँ, मेरी पूरे जीवन की जो साधना है वो व्यर्थ है, मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसा आप समझना, ये बहुत बड़ा प्रमाण होगा मेरे नरक में होने का। ये कौन व्यक्ति बोल सकता है ये, जिसने इतना दिया हो। तो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था यदि नहीं आएगी तब तक भारत में भ्रष्टाचार, आप कितने भी मोदी जी भी क्यों ना आए, कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, इससे कोई भ्रष्टाचार जाने वाला है नहीं। वो एक बार दिखता था, अब दिखता नहीं है, उतना फर्क अवश्य पड़ेगा। लेकिन भ्रष्टाचार जाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए राम राज्य में पहली स्थापना किसकी हुई थी? गुरुकुल की हुई थी। राम राजा बाद में बने, पहले गुरुकुल के विद्यार्थी थे। तो इसके लिए वो बहुत समझना है। इसके लिए दशरथ ने भी, रानी मना करती थी कि गुरुकुल में नहीं भेजना है, आप सुन लीजिए, रानी की मनाही होने के बाद भी राजा ने गुरुकुल को भेजा है। वहां गुरुकुल नहीं किया है। देखो, लोग ऐसा बताते हैं कि मेरा बेटा मेरे से अलग नहीं रह पाता है, तो क्या मैं भी थोड़ा बहुत सेवा करूं और मैं आ जाऊं बेटे को लेकर? मैंने कहा ऐसा कौशल्या ने तो नहीं पूछा था कि भाई मेरा बेटा राम अलग नहीं जा सकता है तो मैं भी क्या उसमें थोड़ा बहुत साथ में आ जाऊं, थोड़े दिन रहूंगी विश्वामित्र के आश्रम में, फिर आ जाऊंगी। नहीं, ये पालन दशरथ ने भी किया था और ये पालन हमको भी करना है। तो जब कोई बड़ी व्यवस्था खड़ी करनी होती है और वो अच्छी तरह से करनी होती है, तब उसमें व्यक्ति पूर्ण चाहिए। व्यक्ति के आधारित सब होता है। इसके लिए व्यक्ति की जितनी आत्मशुद्धि होगी उतना व्यक्ति बड़ा माना जाएगा। तो आत्मशुद्धि वाला व्यक्ति विद्या से ही होता है और ये विद्या को प्रचार करके आत्मशुद्धि वाली विद्या गुरुकुल पे दी जाती है। इसके लिए सभी विचार व्यवस्थाओं पर कार्य करने वाले आगे की पीढ़ी को तैयार करना है तो सबसे पहले गुरुकुल को तैयार करना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम सब छोड़कर, मैं अवश्य ही व्याख्यान करूं आयुर्वेद के ऊपर, तो मैं भी बहुत विषयों पर व्याख्यान कर सकता हूँ और सबको मैं गौण किया हूँ। जो अच्छा वक्ता करता है ना, भूतकाल का वर्तमान का, उतने ज्यादा प्रमाण से मैं कर सकता हूँ, ये मैं बताता हूँ आपको। उससे ज्यादा प्रमाण मैं ग्रंथ के दे सकता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ और संस्कृत के श्लोक कोट करके मैं उसको सिद्ध कर सकता हूँ कि आयुर्वेद के इस ग्रंथ में ये, मैं इसको गौण कर देता हूँ। बिल्कुल गुरुकुल को प्रमुखता देता हूँ। जो 20 विद्यार्थी है उसको प्रमुख, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मेरे लाखों फॉलोवर हो जाए यूट्यूब पर, जो सोते सोते मुझे सुनेंगे रात को, बराबर है, और नींद आ जाएगी सुनते सुनते ही। तो मेरा उपयोग सोने में होगा और मैं मेरा उपयोग जगाने में करना चाहता हूँ। आप समझ गए? मैं सुलाने के लिए नहीं करना चाहता हूँ। कोई मेरा सोते सोते प्रवचन सुने, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसके लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसी में गुरुजी ने बताया है कि इसी से निर्माण होगा। तो आप भी ये संकल्प के साथ आगे बढ़े। राजेश्वर जी, श्रीशैल जी,
तो ये सभी लोग हम प्रयत्न करेंगे कि कम से कम हम अगले 5 साल में कुछ गुरुकुल की स्थिति बदलते पूरे भारत में, और ऐसा नामुमकिन नहीं, असंभव नहीं है, संभव है जी। ठीक है सुहास जी। प्रणाम गुरु जी। मेरा एक प्रश्न था कि भारत में जो मंदिर व्यवस्था थी उसमें 5 प्रमुख चीजें थी, उसमें गौशाला और गुरुकुल, अग्निहोत्र का यानी वेदिका वगैरह, ये 5 चीजें महत्वपूर्ण थी। तो क्या आप उस पे ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे आपका प्रश्न मैं समझ गया। मंदिर की व्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा मेरा एक शायद YouTube पर व्याख्यान है, बराबर है, या तो नहीं होगा तो मैं आपको अगली या इसके बारे में मीटिंग में मैं एक बात लूंगा। सोशियो इकोनॉमिक सेंटर था वो मंदिर, तो मंदिर क्या था, मंदिर को किस तरह से हम देखते थे, उसके लिए वहां आयुर्वेद की चिकित्सा व्यवस्था क्या थी, वहां पर गौशाला क्या थी, वहां पर कितने थे, देव द्रव्य क्या होता था, उसके ऊपर में भी वो बहुत बड़ा विषय आपने पूछा है। तो एक बार मैं उसके ऊपर लूंगा कि एक गांव में यदि एक मंदिर बन जाता है जो सही अर्थ का मंदिर हो, तो उससे कितनी क्रांति घटित हो सकती है। अब तो ये ऋषि मुनियों के मस्तिष्क से जो मंदिर का विचार आया था, तो इसके ऊपर हम कभी चर्चा एक बार मैं लूंगा, इसका व्याख्यान। गुरुजी ने इसके ऊपर चाणक्य के अर्थशास्त्र के ऊपर जो व्याख्या लिखी है, जयमंगला क्रोध, तो उसके व्याख्यानों में उन्होंने बताया है मंदिर का क्या था, असली रोल क्या था मंदिर का। तो इसके लिए हम इसके ऊपर तो एक अलग व्याख्यान लेंगे मंदिर के ऊपर जी। राधिका जी। जी नमस्कार गुरुजी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी अभी 9वीं कक्षा में है, तो वो अभी गुरुकुल ज्वाइन कर सकती है या मतलब क्या उसको स्कोप है आगे अभी गुरुकुल से जुड़ने में? अभी देखिए 9वीं हमारे गुरुकुल पे ऐसा है कि 12 साल की लड़कियों तक प्रवेश है अभी की स्थिति। इसके लिए बहुत ये है कि हम 12 साल के ऊपर की लड़कियों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, ग्रीष्मकालीन शिविरें होती है वो बड़ी लड़कियों के लिए होती है, वो 5 दिन से 15 दिन की हम साउथ में भी करना चाहेंगे, यहाँ संस्कृत आर्य गुरुकुलम में भी होती है। वहाँ 5 दिन की लड़कियों का प्रशिक्षण मेरी पत्नी जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा देती है पूरा का पूरा लड़कियों को प्रशिक्षण, क्योंकि लड़कियों को आज सबसे बड़ी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सबसे जो मूल जड़ है वो स्त्रियों की शिक्षा है। स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर जो स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए ऐसी शिक्षा नहीं दी, इसके लिए समाज की ये स्थिति हो गई है। इसके लिए स्त्री की शिक्षा को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री यदि एक स्वर्ग का भी वातावरण घर में खड़ा कर सकती है और नरक का भी वातावरण घर में खड़ा कर सकती है, ये दोनों शक्ति स्त्री के पास है। स्त्री को शिक्षा दी जाए, एक घर स्वर्ग बन जाएगा, चाहे उसके पास पैसा हो न हो। पैसा बहुत गौण बात बन जाती है जब आपने ऐसे घर नहीं देखे होंगे जो करोड़ोंपति है, एक पत्नी विपरीत आ गई, पूरी की पूरी घर ने, फैमिली ने खुदकुशी की, मतलब आत्महत्या की, सुसाइड किया। और ऐसे बहुत सारे केस है जो एक पत्नी विपरीत आ गई, जीवन उसका बर्बाद कर दिया पूरा। और ऐसी संख्या आज बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि स्त्री को जो शिक्षा देनी चाहिए, उसके आत्मशुद्धि की जो शिक्षा है वो कहीं पर मिली नहीं। उसको अहंकार बढ़ाने वाली मिली, मैं क्यों करूं, मैं काम क्यों करूं, मैं सहन क्यों करूं किसी का। जो उसको इस तरह की शिक्षा दी जाए तो वो रत्न समान हो जाएगी स्त्री, और ऐसे परिवार को रखने वाली वो बहुत बड़ी धरोहर होगी। और राज सत्ता से कभी होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, तो भारत का उत्थान उससे नहीं होगा। आप लाखों रुपया कमा लो, उससे भी वो होगा नहीं। स्त्री की शिक्षा के बारे में इतना गहन अध्ययन होना चाहिए, और उसको कन्विंस करने के लिए ऐसा वैसा आदमी तो कर ही नहीं सकता है। उसको कन्विंस करने के लिए एक चारित्र चाहिए,
एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व चाहिए। इसके लिए गुरुजी ने वो बहुत बड़ा कार्य उठाकर स्त्रियों के शिक्षा में जो बारे में बताया है, और उनको ऐसा बना नहीं, जिज्ञासा से लेकर, आज मेरी पत्नी है, जिज्ञासा इसलिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जनरली जो शिक्षा स्त्रियों को तैयार करने में जो गुरुजी ने अद्भुत शिक्षा पद्धति दी है, वो न भूतो न भविष्यति, मतलब भूतो तो थी गुरुकुल व्यवस्था में, लेकिन भविष्यति अब होगी नहीं किसी और के पास, या वर्तमान में नहीं है। तो ये इसको हम शिविर के द्वारा समझाते हैं। 5 दिन की शिविर एक बहुत बड़ी धरोहर बन जाती है, वो बहुत एक प्रसंग बन जाता है जीवन का यादगार। और बच्ची को यदि कुछ भी आप देना चाहेंगे अपनी ओर से, मतलब एक अपनी ओर से कोई भेंट वगैरह, तो ये हमारी एक शिविर दीजिए उसको, कि उसको ये एक रहेगा कि जीवन का विज्ञान वहां से वो समझेगी। तो कम से कम ससुर के सामने बोलने से, सास के सामने बोलने से वो 5 बार विचार करेगी कि जी ने मुझे क्या सिखाया था, आचार्य माता जी ने मुझे क्या सिखाया था, क्या सीख दी थी। तो ये विवेक का बहुत ही बड़ा लाभ कुटुंब व्यवस्था को टिकाने में होगा। तो मेरा तो ये विचार है कि बालिकाओं का ये एक सेशन रखा जाए। हम तो यहाँ 3-4 दिन की शिविर करते हैं, आनंद से होती है। हरिद्वार में भी शिविर गोधुली परिवार ने रखी थी। ऐसी शिविरों के द्वारा ही हम पुनः भारत का जो पूरी की पूरी संस्कृति है उसको खड़ी कर देंगे। गुरुजी ने जो ये व्यवस्था इतनी टिकाई है, तो ये हम करेंगे। आपकी बच्ची के लिए एक बच्चा है, वो हमारी शिविर का कंसेप्ट है, उसमें आप अवश्य उसको भेजिए, तो वो उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक घटना होगी कि उसमें बहुत कुछ सीखेगी। जी। और ये सेशंस हम लोग पूरा भारत में कर सकते हैं, हम सब लोग मिलके काम करने से। और ये जी। ऑनलाइन सेशंस भी, ये हम सबके लिए एक मौका है, हमारे बच्चों को, अपना नेबरहुड को, जितने भी मित्रों को, इससे बच्चों को ये ऑनलाइन सेशंस के थ्रू संस्कृत सीख सकते हैं, आयुर्वेद सीख सकते हैं, ये सब जी। सीख सकते हैं। तो ये सब आपके लिए कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जुड़िए। और जीत जैन जी। प्रणाम गुरु जी। मैं मतलब जीत की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा बेटा जीत है जो गुरुकुल में पढ़ता है, चेन्नई में केसरवाड़ी, वहाँ पे गुरुकुल है। वो 1 साल पढ़ा, फिर तो कोरोना हो गया, अभी 1.5 साल से ऑनलाइन कर रहा है। पर उस पहले 6 महीने तो ऑनलाइन क्लास थोड़े से ध्यान से कर लिया उसने, फिर इतना भटका हुआ अभी बच्चा कि वो पूरे मोबाइल में इतना घुमा हुआ, क्लास चालू रहती है और मोबाइल खेलता रहता है। मतलब वो 1 साल की जो पढ़ाई थी, जो भी उसकी जाती रही है, ऐसे लगता है। जब तक गुरुकुल में रहता है, चलो बच्चे थोड़े से सब अनुशासित रहते हैं, हाँ ऐसे 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 करना। और अब तो पता नहीं क्या, अभी वो तो बस जिद कर रहा है कि मुझे तो स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। जी। तो अभी वही करना है, कुछ समझ में नहीं। अभी हमारी इच्छा तो यही है कि भाई गुरुकुल में रहे, पर जो भी कोई पूछने वाला भी यही, बोलने वाला यही राय देता है कि नहीं, गुरुकुल का कोई भविष्य नहीं है। पर मेरा मन कहता है कि नहीं है। पर अब बच्चे को कैसे कन्विंस करना, उसको विश्वास हो कि हाँ मम्मी सही कर रही है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जी। देखिए, ये तो आपने सही बात कही, थोड़े दिन में ही वो खुल जाएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने बताया था कि गुरुकुल के विषय पर, मेरे मित्र भी है वहां पर, तो जल्द से जल्द वो खुले ऐसा हम चाहेंगे। और बच्चे को थोड़ा, मैं आपको कहूंगा, अगला विषय जो हमारा अगले बुधवार का है वो पेरेंटिंग का है, मतलब कि आदर्श पेरेंटिंग आप कैसे उसको समझाएंगे। तो मैं अगली बार में ये बात करने ही वाला हूँ कि बच्चों को आपको हमेशा उसको, देखिए ऐसा है, वो एक है कि उसको अच्छा श्रवण कराना है। वो पढ़ाई उसको पुस्तक से कम होती है, सुनने से ज्यादा होती है। उसकी टेंडेंसी पुस्तक पढ़ने की नहीं, पुस्तक से वो निकाल नहीं पाता है, उतनी कैपेसिटी उसमें नहीं है। आप उसको जितना इसको अच्छा उसको सुनाओगे, उसको प्रेरित करोगे, उतना उसका अजागरूक मन लेगा, और वो आपसे भी ज्यादा अच्छे कोई शिक्षक है या कोई आचार्य, वो अच्छा कर पाएगा। आप भी उसको सुन कर ये करिए, उसको तर्क से समझाइए। तो मैं अगली बार ये सब समझाने वाला हूँ, कहने वाला हूँ। हमारी एक इसके ऊपर शिविर होती है, पेरेंटिंग के ऊपर। उसमें बालकों को कैसे समझाया जाए, कैसी बातें की जाए, ताकि वो हमेशा उत्साहित रहे।
नहीं तो बालकों का उत्साह ठंडा पड़ जाता है, उसको रोज नया चाहिए, ये आपके यहाँ रोज नया आप कैसे दोगे उसको? तो इसके लिए हम उसके लिए कुछ समझाएंगे, तो अवश्य ही आप उसके ऊपर प्रयोग करिए और समझाइए कि वो गुरुकुल पे ही पढ़े। लेकिन इसके लिए एक जो भारत भर के गुरुकुलों में एक तो कमी है आचार्यों की, तो वो जल्द से जल्द हम पूरा करना चाहेंगे कि इसके लिए लोगों को, हमको भी, मुझे भी आपके सेशन लेने से पहले बच्चों का सेशन लेना होता है। और वो विषय क्या होता है पता है? गुरुकुल में संस्कृत तो दूसरे शिक्षक सिखाते हैं, हिंदी दूसरे सिखाते हैं, वनस्पति परिचय दूसरे करवाते हैं, मैं केवल ये करवाता हूँ कि उसका हौसला बढ़ाता हूँ रोज। मेरा काम वो है, समझ गए ना? मेरा काम ये है कि वो रोता है तो वो क्यों रोता है, उसको कभी ये तो नहीं लगता है कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ गुरुकुल का, तो मैं रोज उसको ऐसी बातें नई नई लेकर देता हूँ। तो एक बार वो थोड़ा कम पढ़ा तो फिर से वो उत्साहित हो जाता है, दूसरे दिन का पेट्रोल में डाल देता हूँ उसमें। तो ये एक है कि उसको उत्साह बढ़ाने की जरूरत होती है, तो उसकी एक साइकोलॉजी है, उसकी बात हम अगले सेशन पर करेंगे। ठीक, आप ज्वाइन करिए अगले सेशन भी। क्या नाम बताया आपने अपना? जीत जी है, जीत जय लड़का का जीत है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जो हम लोग जो है कल हमारा सेशन संस्कृत का होगा और परसों फ्राइडे जो है, और एक आचार्य जी और एक खुशखबरी है, और एक बार जो है शरद ऋतु का जो हेल्थ इश्यूज है सब जो है आयुर्वेद के अनुसार आचार्य और एक घंटा देने के लिए हमें मान गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इस फ्राइडे भी आप स्पेशल सेशन कर रहे हैं। आप एक ही मिनट आचार्य जी, मैं एक चीज समझिए, मेकाले सिस्टम ने भारत को क्या किया? मेकाले सिस्टम की वजह से अभी जो है अपने आप को आध्यात्मिक बोलने वालों को भी आयुर्वेद के ऊपर भरोसा निकल गया, अपने आप को देशभक्त बोलने वालों को भी जो है एकता जो है मिलकर काम करने की भावना निकल गया, अपने आप को किसान बोलते हैं, अन्नदाता बोलते हैं, उनको गाय के ऊपर भरोसा निकल गया। मतलब आपको जो बेसिक चीज रहना था वो ही निकल गया। इतना नुकसान किया मेकाले एजुकेशन सिस्टम ने। तो आपको आगे का नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा सोचने से आपको रात को नहीं सो पाएंगे। हम लोग रात को 2 बजे तो क्यों करते हैं? क्योंकि पता है क्या होगा अपने बच्चों का भविष्य, लेकिन बाकी लोगों को पता भी नहीं। इतना संकुचित में मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एनजीओ, मेरा प्लांट्स, मेरा एफर्ट्स इतना मेरा में रह गया है, अलग जगह गड्ढा खोद रहे हैं। नहीं तो हम सब लोग मिलने से एक दिन में ही भारत में ये सिस्टम, यही सेशन करोड़ लोग देखने से एक दिन में भारत बदलेगी। लेकिन इसके लिए जो है एक ही जगह गड्ढा खोदने का निस्वार्थ भाव होने वाले चाहिए। बहुत लोग, चाहे आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, अपने मित्रों को बोलिए, अपना नेबरहुड को बोलिए, अपना रिलेटिव्स को बोलिए, जितना हो सकता है उतना पूरा ताकत से काम करेंगे। और हम सब लोग मिलकर काम करने से जो है, जो एक दिन में, आचार्य जी 5 साल बोले थे, मैं तो बोल रहा हूँ एक ही दिन में जो है भारत बदलेगी बोल के। तो मिलके करेंगे, उम्मीद है। अपना कर्म हम लोग करेंगे, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण है आशीर्वाद देने वाले। मिलके करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद जी, श्रीशैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी। कल रात को 9 बजे मिल रहे हैं।